अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जनाब, आज जो है सुबह के वाक़यात वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी ऐसी हैपनिंग्स होती हैं और मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारी ऐसी हैपनिंग्स होती हैं, लेकिन इन हैपनिंग्स से निकलने के लिए भी एक रास्ता होता है जो आपको अल्लाह ताला दिखाता है। अच्छा जनाब, कराची में जो ट्रैफ़िक की सूरत हाल है और कराची में जो ट्रैफ़िक के मामलात हैं उससे आप भी वाकिफ़ हैं, मैं भी वाकिफ़ हूँ, हम सब वाकिफ़ हैं। तो आज क्या हुआ कि आज एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि हैरानकुन बात यह है कि कराची में जब ट्रैफ़िक जैम होता है तो या तो कहीं एहतजाज हो रहा होता है या फिर यूजुअली ये होता है कि ट्रैफ़िक की रवानी मुतासिर होती है, कोई तामीराती काम चल रहा होता है या फिर कोई ना कोई बेहंगम ट्रैफ़िक जो है वो रॉन्ग साइड से आ रहा होता है या जा रहा होता है। लेकिन आज मेरे साथ ये वाक़या पेश आया कि एक बस थी जो कि एक फ़्लाईओवर के ऊपर रुकी हुई थी बीच में, और वो जिस फ्लाईओवर के बीच में रुकी हुई थी वहाँ ट्रैफ़िक जैम नहीं थी, उसके पीछे जितना ट्रैफ़िक था वो कम से कम 45 मिनट से जैम था। और वहाँ पर जो ट्रैफ़िक पुलिस एहलकार खड़े हुए थे वो उस बस को मूव कराने की कोई कोशिश भी नहीं कर रहे थे। जब समहाउ उस फ्लाईओवर पे आ गए तो फिर मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे जो ट्रैफ़िक पुलिस एहलकार हैं वो खड़े हुए हैं और उन्होंने पीछे जाके शायद कोशिश भी नहीं की कि वो उस पीछे वाले ट्रैफ़िक को हैंडल करते। तो ये सूरत हाल है कि हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से या किसी की बस वहाँ पर ख़राब हो गई थी बीच फ्लाईओवर में, जिसकी वजह से जो है वो इतना क्योस क्रिएट था कि लोग पीछे से हॉर्न पे हॉर्न। अच्छा, और नॉइज़ पोल्यूशन, आज क्योंकि हमने शो के आगाज़ में बात भी सिविक सेंस की ही करनी थी तो इससे इसको रिलेट भी कर लेते हैं कि जो इतना ज़्यादा हॉर्न बजा रहे थे लोग, इतना ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर रहे थे, और जब वो लोग सारे गाड़ियाँ एक के बाद एक स्टक हुई हुई थी तो आप यकीन करें ऐसा लग रहा था जैसे आज यहाँ से ज़िंदगी भर हम नहीं निकल पाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ से निकल भी गए और टाइमली चीज़ें भी हो गई। बट समहाउ मैं आपको बताती हूँ कि इन चीज़ों से निकलने का रास्ता क्या होता है, और डेफ़िनेटली हमारी जो है प्रैक्टिस यही होनी चाहिए कि हम जो है वो जब ड्राइविंग करते हैं तो अच्छी तरीके से ड्राइविंग करें। और जिस तरह मैंने आपको हमेशा कहा कि हमेशा गूगल मैप देख लें कि भाई कहाँ कहाँ ट्रैफ़िक जैम है और कहाँ कहाँ ट्रैफ़िक नहीं है। लेकिन एक आज छोटी सी जो है वो मैं आपको टिप कह लें या आदत कह लें या आप इसको जो है कोई बरकती चीज़ कह लें, ये ज़ाहिर सी बात है अल्लाह के कलाम में, अल्लाह के नामों में जो है वो बरकत तो होती है। लेकिन आप जब भी किसी ट्रैफ़िक में फंस जाएं और आपको लगे कि ट्रैफ़िक जैम है तो मेरे फ़ादर ने मुझे बताया था कि जब भी आप ट्रैफ़िक जैम में फंस जाया करें तो आप तीसरा कलमा पढ़ा करें और ट्रैफ़िक जो है उसकी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी और ट्रैफ़िक जल्दी से खुल जाएगा। तो आज मैंने भी ऐसे ही किया और मैंने ख़ुद आज वाकई अपनी आंखों से देखा भी और इसको आज़माया भी कि आज जब मैं ट्रैफ़िक जैम में स्टक थी तो मैंने भी आज तीसरा कलमा पढ़ा और जल्दी जल्दी ट्रैफ़िक खुल गया। और अल्लाह की बरकतें और अल्लाह के काम जो होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और शो का आगाज़ करते हैं और जल्दी से आपके साथ में शेयर करते हैं अच्छी सी ब्यूटी टिप। और ये जो ब्यूटी टिप है ये इस तरह से है कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका फेस जो है बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है, जिनका जो है वो फेस ग्लो कर रहा होता है, लेकिन उनकी ओवरऑल बॉडी जो होती है, गला है, हाथ हैं, पाँव हैं, वो बहुत ज़्यादा काले होते हैं। और उसके लिए वो क्या कर रहे होते हैं कि मुख्तलिफ़ रेमेडीज़ कर रहे होते हैं, कभी मुख्तलिफ़ जो है वो ट्रीटमेंट्स की तरफ जा रहे होते हैं, लेज़र ट्रीटमेंट की तरफ भी जा रहे होते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। तो भाई आपने जो है वो डार्क स्किन से फेयर स्किन की तरफ आना है और अपनी बॉडी में ग्लो लेके आना है, अपने हाथ पैर भी चमकाने हैं, गर्दन भी साफ़ करनी है, तो आप जो है ये टिप ज़रूर इस्तेमाल करें। आपने क्या करना है, आपने हल्दी लेनी है और हल्दी को लेकर आपने अच्छे तरीके से जो है ना वो भून लेना है। जब आपने हल्दी भून लेनी है और इतनी भून लेनी है कि उसका जो कलर है वो बिल्कुल डार्क ब्राउन पे चला जाए, उसके बाद आपने उसमें कॉफ़ी पाउडर ऐड करना है। फिर उसके बाद अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपने जो है वो कोई आपका शैम्पू या फिर आपका जो बॉडी वॉश है वो ऐड कर सकते हैं और शहद भी मिला सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने लीमू लेना है, तो हल्दी, कॉफ़ी पाउडर, लीमू और इसके अलावा शहद, ये मिला के आपने बना लेना है स्क्रब। अच्छा, जब ये स्क्रब बन जाएगा तो मैं इसको प्रेफर करूँगी कि अगर आप उसके अंदर कुछ शैम्पू डाल लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, हनी भी आप डाल सकते हैं। अच्छा जी, जब ये स्क्रब बन जाएगा तो आपने हफ्ते में 2 दिन तक इसको जो है वो स्क्रबिंग करनी है बॉडी के ऊपर, गर्दन के ऊपर, हाथों के ऊपर, पैरों के ऊपर। और फिर आपने बहुत घिसना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो इस तरह से स्क्रबिंग कर रहे होते हैं कि उनकी जो बॉडी है वो रेड होना शुरू हो जाती है। तो आपने इसको सुपरफिशली जो है वो अप्लाई करना है अपनी स्किन के ऊपर और आपने बिल्कुल भी इसको ऐसे नहीं रब करना है। इसके अलावा आपने क्या करना है, इसके अलावा आपने ये करना है कि आपने हफ्ते में 2 दिन 5-5 मिनट के लिए स्क्रब करना है और फिर उसके बाद इसको थोड़ी देर लगा के छोड़ देना है। और फिर आपने अपने हाथ पैर गर्दन जो है वो धो लेनी है और कमाल देखना है आपने
कि आपके हाथ पैर जो हैं वो डार्क से फेयर की तरफ चले जाएंगे और डेफिनेटली फिर आप ये जो आपका इवेंट टोन है वो आप इंजॉय कर सकेंगे। और इस इवेंट टोन के ज़िमरे में जो है ना वो आपका पूरा का पूरा जो बॉडी कॉम्प्लेक्शन है वो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि ये ना बड़ा एक अजीब सिचुएशन हो जाती है। बहुत सारे लोगों के जो फेस है वो उसके ऊपर बहुत तवज्जो देते हैं, क्रीम्स लगाते हैं, सीरम्स लगाते हैं, लेकिन उनकी गर्दन जो है वो साफ़ नहीं होती, फिर उनके हाथ पैर जो होते हैं वो उसकी टोन जो है वो इवन नहीं होती। तो ये है ज़बरदस्ती रेमेडी। अच्छा जी, अब चलते हैं और आपको बताते हैं कि गर्मियों में जो लिपस्टिक है, जो लिपस्टिक के शेड्स हैं, आप गर्मियों में लिपस्टिक का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों की जो लिपस्टिक होती है ना समहाउ वो बहुत ज़्यादा अगर होठों के ऊपर लगी रहे तो वो भी इन्फेक्शन कर देती है। यस, क्योंकि अगर आपने ऐसी लिपस्टिक लगाई हुई है जो कि जल्दी एक्सपायर होने वाली है, आपने ऐसी लिपस्टिक लगाई हुई है जो कि बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, यानी उसके अंदर जो चीज़ें जिन चीज़ों से मिलके वो बनी है, जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर, तो वो जो है इस तरह के वो हार्मफुल हैं, और आप शदीद गर्मी में बाहर जा रहे हैं, आपने डार्क कलर की लिपस्टिक लगाई हुई है, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को जो है वो होठों के इर्द गिर्द भी एलर्जी हो रही है। तो गर्मियों में आपने जो लिपस्टिक चूज़ करनी है, सबसे पहले अपनी लिपस्टिक्स जो है सारी वो फ्रिज में रखें। जब आप लिपस्टिक्स फ्रिज में रखेंगे तो डेफिनेटली इनका जो टेम्परेचर है वो बेहतर हो जाता है। अच्छा, कूल प्लेस पे रखें। उसके बाद आप गर्मियों में चूज़ करें कि लाइट कलर आप लगाएं, लेकिन जब आप लाइट कलर पे जाते हैं तो वो बिल्कुल न्यूड हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे आपने लिपस्टिक नहीं लगाई हुई। हालांकि जो फैशन है वो इसी तरह का है कि आप लिपस्टिक जो है वो लाइट लगाएं, लेकिन अगर आपने ड्रेस इस तरह का पहना हुआ है और शाम को आप जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको डार्क कलर भी चूज़ करना पड़ेगा। तो डार्क और लाइट के बीच का कलर आप गर्मियों में चूज़ करें, जो लिपस्टिक आपकी लगी हुई भी नज़र आए और इन्हेंस भी हो और न्यूड भी लगे। तो इसके लिए आपने करना है, आपने एक रेड कलर की लिपस्टिक लेनी है और एक बिल्कुल लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक लेनी है, और उसमें जो है थोड़ा सा हल्का सा जो भी फाउंडेशन आप यूज़ करते हैं, लिक्विड नहीं बेस की बात कर रही हूँ, सॉलिड फॉर्म में, वो आपने मिक्स करना है और फिर उसके बाद जो है वो आपने अपने होठों पे अप्लाई करना है। और उसके बाद अगर आप चाहें तो ग्लॉस लगा लें। अच्छी क्वालिटी की लिपस्टिक लें। गर्मियों में बहुत ज़्यादा धूप में, लाइटिंग में बहुत ज़्यादा जो डार्क लिपस्टिक है उसके इस्तेमाल से जो है वो अवॉइड करें। इस तरह बन जाएगा जी डार्क रेड लिपस्टिक और लाइट बिल्कुल पिंक लिपस्टिक, और उसके साथ जो है वो बेस, ये बन जाएगा ज़बरदस्त कम्बिनेशन। और ये वो कम्बिनेशन बन जाएगा जो आप देखते हैं कि हॉलीवुड की एक्ट्रेस जो है अक्सर उन्होंने वो लिपस्टिक लगाई होती है और लोग कहते हैं शायद इनके होंठ जो हैं वो नेचुरल पिंक पर हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं, नेचुरल पिंक नहीं होते, लेकिन जी होता कुछ इस तरीके से है कि उन्होंने ये फॉर्मूला जो है वो किया होता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि आज दुनिया भर में कौन सा दिन मनाया जा रहा है। तो भाई आज दुनिया भर में जो है वो वर्ल्ड स्नैक डे मनाया जा रहा है, और क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी चीज़ को जो कि नेचर से रिलेट करते हैं, जो कि कुदरती होती हैं, उनकी हिफाजत करना बड़ा ज़रूरी होता है। और आज के दिन की जो थीम है वो है जी रिस्पेक्ट, डोंट फेयर, प्रोटेक्टिंग नेचर्स साइलेंट गार्जियंस। अच्छा जी, ये जो है इनकी थीम है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जी मौसम की क्या सूरत हाल है। तो मौसम की जो सूरत हाल है शहर कायद में वो कुछ इस तरह से है कि कभी सर्दी, कभी गर्मी और फिर इसके अलावा हब्स भी। लेकिन आजकल ओवरऑल जो मौसम है वो बड़ा औसम है, क्योंकि शहर कायद में बादल भी बरसते हैं, बूंदाबांदी भी होती है, लेकिन साथ साथ लोड शेडिंग भी होती है। और मौसम का हाल कुछ ऐसे है कि हवा में नमी का जो तनासुब है उसके बायस अब सूरत हाल ये है कि जो ओवरऑल सूरत हाल है शहर कायद में 18 से 20 जुलाई के दौरान गरज चमक के साथ हल्की से तेज़ बारिश का इम्कान है। और शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 30 सेंटीग्रेड है। गर्मी की शिद्दत जो है वो 34 सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 35 डिग्री तक रहने का इम्कान है, और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 28 डिग्री तक रहने का इम्कान है। तो ये सूरत हाल है जी जो मैंने आपके साथ में शेयर की। और जल्दी से बता देते हैं कि आज ओवरऑल पूरा दिन जो है वो मौसम कैसा रहेगा। 11 बजे मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी और 12 बजे जो है वो मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, क्योंकि हमारा काम है कि हम आपको हर खबर से बाखबर रखें, अपडेट करते रहें और आपको बताएं कि जी मौसम की जो ओवरऑल सूरत हाल है वो क्या रहेगी। तो चलते हैं जल्दी से और जान लेते हैं कि जी 11 बजे जो है मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी। अच्छा, वैसे रोज़ाना डेली जो है ना वो 11 बजे 34 सेंटीग्रेड होता है। एंड नाउ राइट नाउ हियर इज़ ऑन स्क्रीन 11 बजे 34 सेंटीग्रेड है, 12 बजे भी 34 सेंटीग्रेड है, 1 बजे भी 34 सेंटीग्रेड है और 2 बजे 35 सेंटीग्रेड है। तो ये जी मौसम की ये सूरत हाल है। अच्छा जी, इसके अलावा अब ख़बर उन लोगों के लिए जिनकी ज़िंदगियों में, यानी हमारी ज़िंदगियों में जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं या पेट्रोल प्राइसेस हैं वो बहुत आम हैं, उनके लिए बुरी खबर ये है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतों में अब इजाफा हो गया है। आवाम बड़े परेशान हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें, कहाँ जाएं। आए दिन का इजाफा, आवाम की परेशानी बढ़ती जा रही है। शहर कायद के बासी करें तो क्या करें।
तो पेट्रोल 5 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो गया है। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत जो है वो 5 रुपये 36 पैसे, जिसमें इजाफा कर दिया गया है। हाई स्पीड डीजल जो है वो 11 रुपये 37 पैसे फ़ी लीटर, और फिर इसके अलावा पेट्रोल की नई कीमत जो है वो 272 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर है। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। वजारत ख़जाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि ऑब्वियसली शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ जाने पे बहुत ज़्यादा मायूसी का इजहार किया है। अच्छा जी, एक और ख़बर है, और ये ख़बर कुछ इस तरीके से है कि जो लोग चाइनीज़ लैंग्वेज सीखना चाहते हैं उनके लिए ख़बर यह है कि अब जो कराची यूनिवर्सिटी है, यानी जो KU है, इसमें जो अपडेट्स दी गई थी उसकी डेट्स में 2 दिन की तौसीह कर दी गई है। तो जितने भी लोग जाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ये चाइनीज़ लैंग्वेज का कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी बात यह है कि अब इसके ये जो कोर्स होने जा रहा है इसमें तौसीह कर दी गई है। और ओवरऑल जो है इसमें बताया गया है उन तमाम तरह स्टूडेंट्स को कि 2 दिन के अंदर अंदर आप आ सकते हैं और आपका जो फॉर्म है वो आप जमा करा सकते हैं। अच्छा, इसमें जो चीनी ज़बान के सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं उसमें जो दाखिलों के लिए फॉर्म हैं वो आप हासिल कर सकते हैं, और जमा कराने की जो तारीख है वो 17 जुलाई 2025 तक है। तो जितने भी लोग चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज, आप लोग जाएं और ज़रूर जो है वो अप्लाई करें, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जी सोने की जो कीमत है वो कहाँ स्टैंड कर रही है। तो सोने की जो कीमत है उसमें हो गई है कमी। जी हाँ, अच्छी खबर ये है। तो अगर आप सोना ख़रीदना चाहते हैं तो प्लीज़ जाएं और सोना ख़रीदें। सोने की कीमत में हो गई है कमी। 1 तोला सोना 7 रुपये सस्ता होकर 3,59,000 रुपये पर पहुंच गया है, और 10 ग्राम सोना 600 रुपये की कमी से 3,07,784 रुपये पर पहुंच गया है। आलमी मार्केट में सोना 7 ऑन सस्ता होकर $3,365 पर आ गया। 1 तोला चांदी 73 रुपये सस्ती होकर 4,014 रुपये की हो गई है। अच्छा जी, अब क्या होता है जी, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि क्योंकि आपने जाना होगा शॉपिंग करने के लिए, ग्रॉसरी करने के लिए, तो भाई दालों के रेट्स आपको पता होने चाहिए, ताकि जब आप शॉप पर जाएं तो आपको पता हो कि स्टैटिक रेट्स क्या हैं। और कराची हाइट्स अब इतने तो अपडेट हो गए होंगे कि उनको हमारा शो देख के ये पता तो चल ही गया होगा कि भाई अब दालों के स्टैटिक प्राइस क्या हैं। और जब आप बार्गेनिंग करते होंगे और जब आप उनको कहते होंगे कि भाई दाल के जो प्राइस हैं वो इतने हाई हैं, तो कम से कम आप दुकानदार को कुछ ना करें, मनमानी कीमतों पे चीज़ें ले, लेकिन कम से कम आप उनको एहसास तो दिलाएं कि आपको प्राइस पता है। तो माश की दाल जो है वो 385 है, इसके अलावा मूंग की दाल जो है वो 380 है, इसके अलावा मसूर की दाल जो है वो 260 है, इसके अलावा दाल चना जो है वो 280 है, इसके अलावा काबली चना जो है वो 350 है। और भाई आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आपको बताते हैं कि ओवरऑल बात की जाए अगर वेजिटेबल प्राइसेस की, तो मार्केट प्राइसेस में और जो कमिश्नर कराची के प्राइसेस हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ह्यूज डिफरेंस है, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है ये जो प्राइसेस हम आपको बताते हैं ये सरकारी नर्ख होते हैं जो कि स्टैटिक रहते हैं, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर जो लोग सब्जियां ख़रीदते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि प्राइसेस जो हैं वो अप डाउन होते हैं। तो अभी आपको बताते हैं कि जो वेजिटेबल प्राइसेस हैं वो क्या हैं, और इसमें डेफिनेटली जब हम आपको बताते हैं तो ये आपके लिए एक तरह की अवेयरनेस भी होती है और आपको पता भी होना चाहिए। टमाटर आ गया है जी, टमाटर जो है वो 58 पर है। नाउ नेक्स्ट आलू जो है 50 पर है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, लहसुन जो है वो 276 पर है, एंड वी हैव अदरक 483। व्हाट वी हैव नेक्स्ट, गाजर आंखों के लिए बेहतरीन 81, तुरई जो है वो 81 पर है, फिर लौकी जो है वो 92 पर है, फिर इसके अलावा जो है फूल गोभी जो है वो 92 पर है, फिर इसके अलावा जो खीरा है वो 69 पर है, एंड भिंडी जो है वो 253 पे है। उसके अलावा जो है प्याज 35 पर है, एंड अच्छा जी, और उसके बाद जो है वो आपकी होस्ट है ज़बा शेख। आगे बढ़ते हैं और जल्दी से जान लेते हैं माल का हाल कि करेंसी रेट्स जो हैं वो क्या हैं, क्योंकि इसके लिए आप लोग करते हैं मुझे बहुत सारे मैसेजेस, ढेर सारे मैसेजेस कि भाई आज जो है वो आपने करेंसी रेट्स बताए नहीं, जल्दी बताया करें। अच्छा जी, तो जल्दी से सुन लें आप। तो ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है ये 188 है, और जो कैनेडियन डॉलर है वो 212 पर है, इसके अलावा यूरो जो है वो 337 है, एंड वी हैव कुवैती दिनार 931। अच्छा जी, उसके बाद यूके पाउंड जो है वो 390 पर है, सऊदी रियाल जो है वो 76 पर है, दैन वी हैव स्विस फ्रैंक। अच्छा जी, स्विस फ्रैंक्स जो है वो हमारे पास, वो मैंने अभी आपको बताया, एंड वी हैव स्विस फ्रैंक ऑन 338, और यूएस डॉलर जो है वो 286 पर है। तो ये है जनाब वो सूरत हाल जो मैंने आपके साथ में शेयर की। और ब्रेक लेने से पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा बांग्लादेश। जी हाँ, अमेजिंग मैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, अमेजिंग चीज़ें होने वाली हैं, क्रिकेट वर्ल्ड में बहुत कुछ हो रहा है। अच्छा, ये जो इनका दूसरा दस्ता है अब ये दुबई रवाना हुआ है, तो कौमी स्क्वाड का दूसरा दस्ता भी कराची से ढाका के लिए बरास्ता दुबई रवाना हो गया है। दूसरे ग्रुप में मोहम्मद हारिस हैं, अब्बास आफरीदी हैं, साहबजादा फरहान हैं, हसन नवाज़ हैं, सुफियान मुकीम शामिल हैं। अच्छा, हुसैन तलत हैं, अहमद दानियाल हैं, सलमान मिर्ज़ा हैं, और सपोर्ट स्टाफ
भी शामिल है। अच्छा, ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 इंटरनेशनल मैचेस है ना, इसकी जो सीरीज़ है अब ये 20 जुलाई से शुरू होगी। आई एम वेरी एक्साइटेड। अच्छा जी, सीरीज़ के तीनों मैचेस जो हैं वो शेर बंगला स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे। चलें जनाब, तो भाई ये मैचेस शुरू होने जा रहे हैं, एक्साइटमेंट का लेवल हाई है और कराची हाइट्स जो है वो मैचेस के लिए जो है वो दीवाने। तो शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे करस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन करेंगे उनसे टॉप स्टोरीज पर डिस्कशन। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो अब कुछ बात कर लेते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों में जो है वो बहुत चीज़ों का ख्याल रखते हैं सिवाय सिविक सेंस के। जी हाँ, ये सिविक सेंस इस तरह की चीज़ होती है कि ये आपको ज़रूर सीखनी चाहिए। वैसे तो इसकी जो इब्तिदा है, इसकी तरबियत आपके घर से ही होती है, लेकिन चलें ठीक है, घर पे हम दुनिया के वो एक्सपीरियंसेस नहीं कर सकते जो कि हमें करने चाहिए, तो हम ये एक्सपीरियंसेस फिर बाहर निकल कर ही करते हैं जब हम बड़े होते हैं, दफ्तरों में जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, स्कूल जाते हैं। तो ये सिविक सेंस क्या है? सिविक सेंस बेसिकली इस चीज़ को कहते हैं कि आप पब्लिक प्लेस में कैसे रिएक्ट करते हैं। पूरी दुनिया में इस हवाले से अब लेक्चर्स होते हैं, लोगों को समझाया जाता है कि भाई आपने पब्लिक प्लेसेस में मुहज़्ज़ब तरीके से रिएक्ट करना है। जैसे अगर कोई खातून खड़ी हैं तो आपने उनको घूरना नहीं है। जैसे आपको रोड क्रॉस करने की सेंस होनी चाहिए, क्योंकि यूजुअली हमारे यहाँ तो ऐसे ही है ना कि हमारे यहाँ कोई पर्टिकुलर जो है वो लाइन डिस्क्राइब नहीं की जाती कि आप वहाँ से रोड क्रॉस कर लें। आपको अपनी मदद आपके तहत खुद सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो ये सिविक सेंस जो है वो आपको ये भी बताता है कि किस तरीके से अगर आपके बराबर में कोई शख्स खड़ा है, आप बस स्टॉप पर खड़े हैं या आपके राइट साइड पर, लेफ़्ट साइड पर अगर लोग खड़े हुए हैं और अगर आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो आपने शाउट नहीं करना। आपने अगर बस में आप जा रहे हैं और बस में आपके बराबर वाला आपके साथ बैठा है, इनफैक्ट आप प्लेन में, आप कहीं पर भी हैं और आपका जो फ़ोन है उसमें आपने गाने लगाए हुए हैं तो दूसरा डिस्टर्ब हो सकता है। ये आपके एक तरबियत को भी सामने लाता है दूसरों के। और दूसरा, ये सिविक सेंस सीखना बड़ा ज़रूरी है। ये सिविक सेंस क्या है कि अगर कोई शख्स आपके बिल्कुल सामने बैठा हुआ है तो आपने चीखना नहीं है। अगर चीख आ रही है तो आपने हाथ रख के चीखना है। कोई खातून खड़ी हैं, आपने उनको घूर घूर के हैरेस नहीं करना है, क्योंकि आप ऑब्वियसली ऑड लगते हैं और दूसरे शख्स से आपका झगड़ा हो सकता है। वो खातून आ सकती हैं, वो आपको कुछ कह सकती हैं। तो जब आप पब्लिक प्लेसेस में होते हैं तो ज़रूर 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 इस बात का ख्याल रखें कि पब्लिक प्लेसेस में आपने अवॉइड करना है ये तमाम तर सूरत हाल को जो कि बनाती हैं आपको बैड करेक्टर पीपल। जी हाँ, इससे आपका करेक्टर जो है वो शो होता है, इससे पता लगता है कि आपकी तरबियत क्या है। अगर किसी ने आपको बहुत ज़्यादा शाउट करके बात की है तो आपने भी जो है उसका जवाब शाउटिंग से नहीं देना। आपने हमेशा रिएक्शन देने से पहले पॉज लेना है, सोचना है और फिर रिएक्ट करना है। अब जब आप थम के तहम्मुल के साथ रिएक्ट करेंगे और पब्लिक प्लेस में जो है वो जेंटली बिहेव करेंगे तो डेफिनेटली आपको पब्लिक प्लेसेस के आदाब आ जाएंगे और ये आपकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब कर लेगा। अच्छा, और यही आपने काइंडनेस, यही तमाम तर जो अपनी आदात हैं, ये आपने अपनी ज़िंदगी की हर जगह पर शामिल करनी है। कॉलेज, स्कूल, दफ्तर, पार्लर में काम करते, जहाँ पर भी आप काम करते हैं, घर जाते हैं, कोचिंग सेंटर, कहीं पर भी आप होते हैं तो आपने अपने अखलाकियात को जो है ना वो बुलंदी पर रखना है। चाहे वो पब्लिक प्लेस हो, लेकिन वो आपका चाहे वो घर हो या कोई भी जगह हो, पब्लिक प्लेस पे आपने सिविक सेंस सीखना ज़रूरी है कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और आपके साइड से कोई बाइक वाला निकल रहा है तो आपने किस तरीके से जो है वो उसको जगह देनी है। अगर वो आपकी गाड़ी को थोड़ा सा टच भी कर देता है, जो हमारे कराची का जो एक नया वखरा स्टाइल है, टच भी कर देता है, तो आपने जो है वो तहम्मुल का मुजाहरा करना है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और एक और ख़बर आपके साथ में शेयर करते हैं। आपको याद होगा वो शख्स जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि जी उसके पास जो है वो डोमेस्टिक की टिकट थी, लेकिन हुआ कुछ इस तरीके से कि वो बेचारा जो है वो जद्दा पहुँच गया और उसके बाद आपने देखा कि क्या क्यास क्रिएट हुआ और सब ने किस तरीके से उसके हवाले से बात की और बहुत सारे लोगों ने जो है ना ये भी बातें की कि उसको तो पता होना चाहिए था, वो कैसे बैठ गया, किसकी गलती थी, एरोस्टेस की गलती थी या सारा कुछ हुआ क्या। तो इस सारे सिनेरियो में अब वो शख्स जो है वो जाहिर सी बात है जब आप किसी की कोई भी बात की इतनी हाइप क्रिएट हो जाती है या उसके साथ इतनी प्रॉब्लम हुई, इस बेचारे ने कहाँ जाना था, डोमेस्टिक का उन्होंने सफ़र करना था, पहुँच गए वो जी जद्दा। तो अब उन्होंने क्या किया है कि निजी एयरलाइन जो है एयर सियाल ने मुबैना जो गफलत की हद की थी, जिसके ऊपर सब हैरान थे कैसे हो कैसे सकता है, शहरी को कराची के बजाय वो जद्दा ले गए। फिर क्या हुआ कि मुतासरा शहरी ने जो है वो एयर सियाल के ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट में अब दरख्वास्त दायर कर दी है। जी हाँ, अब इन्होंने दरख्वास्त में क्या कहा है और क्या गुजारिश की है या क्या लिखा है दरख्वास्त में और क्या अपनी आप बीती सुनाई है,
सिंध हाई कोर्ट में, वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। निजी एयरलाइन एयर सियाल की मुबैना संगीन लापरवाही का ये मामला है। सिंध हाई कोर्ट अब में ये डिस्कस होगा। सिंध हाई कोर्ट ये पहुँच चुका है। इंजीनियर पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी मलिक शाहजैन ने एयर सियाल के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर कर दी है और दरख्वास्त गुजार के वकील नवाज़ दाहरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उनके जो मुवक्किल हैं लाहौर से उनको कराची आना था, मगर एयर सियाल के अमले ने उन्हें कराची के बजाय बग़ैर पासपोर्ट के जद्दा पहुँचा दिया। वकील के मुताबिक सऊदी अरब पहुँचने पर शहरी को सऊदी हुक्काम ने तहवील में लेकर पूछगछ की और तवील इंतज़ार के बाद वापस लाहौर डिपोर्ट कर दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि इस वाक़े के बायस उनके मुवक्किल को शदीद ज़हनी परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बग़ैर पासपोर्ट के किसी शहरी को बैरून मुल्क ले जाना FIA इमिग्रेशन हुकाम और एयरलाइन की संगीन गफलत और नाअहली। दरख्वास्त में सिविल एविएशन अथॉरिटी, FIA इमिग्रेशन हुकाम और एयर सियाल को फरीक बनाया गया है। तो अदालत से इस्तदा की गई है कि इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो जनाब, ये वो ख़बर जो मैंने आपके साथ में शेयर की कि जी ये सूरत हाल थी और अब ये शख्स जो है सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया अपना ये मामला लेकर। लेट्स सी अब इस पे मज़ीद जो है वो क्या होता है और फिर इसकी जो हियरिंग्स होंगी उसमें क्या कुछ सामने आता है। फ़िलहाल यहाँ वक्त तो एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आपके साथ आज एक ऐसी खबर शेयर करेंगे जो कि आपका दिल दहला देगी, क्योंकि मैं तो ये खबर सुनने के बाद से जो है ना मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे अवसान ख़त्म हुए हैं कि मैं ये पॉसिबल कैसे। और हमारे शहर के एक हॉस्पिटल में ये घिनौना वाक़या हुआ है। शेयर करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो मैं आपसे जिस वाक़े का जिक्र कर रही थी कि ये वाक़या सुन के मेरा दिल दहल गया, मुझे यकीन नहीं आया। मतलब जब ये खबर मेरे सामने आई तो ट्रस्ट मी मैंने इस खबर को कम से कम 2 दफ़ा पढ़ा। मैंने कहा ये कहाँ हुआ है ये वाक़या। मुझे यकीन नहीं आया कि हमारे यहाँ जो हमारा जो शहर है कराची, इसमें सुनते हैं कि जी ठीक है किसी का बच्चा अगवा हो गया, इसमें सुनते हैं कि जी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी का बच्चा नहीं मिल रहा। हालांकि ये खबरें भी ऐसी होती हैं कि दिल दहल जाता है कि भाई जिस घर का बच्चा गया उनके क्या हालात होंगे। लेकिन जब मैंने ये वाक़या सुना तो यकीन करें कि मुझे ऐसा लगा, मुझे यकीन ही नहीं आया कि ये कौन से दौर की बात हम कर रहे हैं, ये किस दौर में हम पहुंच गए। ये वाक़या है जनाब सिविल हॉस्पिटल का, और दिल दहला देने वाला वाक़या इसलिए है कि एक छोटा बच्चा जिसका नाम था अरमान, उसकी वालदा हॉस्पिटल में एडमिट थी। इसी सिविल हॉस्पिटल के जो सर्जिकल वार्ड है वहाँ पर इसकी जो वालदा हैं वो एडमिट थी। अच्छा, अब जब इसकी वालदा एडमिट थी तो जाहिर सी बात है वहाँ पर फैमिली भी होती है, अगर किसी की वालदा एडमिट है तो बच्चे भी होंगे वहाँ पर, तो ये भी वहाँ पर मौजूद था। तो ये वाक़या पेश आया, ये लिफ्ट में पेश आया। लिफ्ट ऑपरेटर ने ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स की लिफ्ट तीसरी और आखिरी मंजिल पर रोक कर लिफ्ट के अंदर इस बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती की। कैन यू इमेजिन कि जो इस लिफ्ट की जो मतलब इसको तीसरी मंजिल पर रोका गया जो कि आखिरी मंजिल थी, वहाँ ये लिफ्ट रोकी और उस बच्चे के साथ ज़्यादती की जिसका नाम अरमान था। इसकी वालदा हॉस्पिटल में यहाँ पर एडमिट थी। और उसके बाद जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये थी कि बच्चे के जो वालिद हैं, चचा हैं, वो वहाँ पर जो वेटिंग एरिया होता है वहाँ पर बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे। अब बच्चा अपनी वालदा के पास वार्ड में गया तो लिफ्ट ऑपरेटर अब्दुल वहीद ने 100 रुपये देकर उसको लिफ्ट में बुलाया, यानी लिफ्ट में ले गया। क्या हालात होंगे, क्या वाक़यात होंगे, बच्चे को क्या लालच दिया। यही होता है कि कभी कुछ कह दिया, कोई चॉकलेट थमा दी, कोई पैसे दे दिए कि ठीक है अंकल बुला रहे हैं, ये सारा कुछ। अब आप देखें कि ये दिन दहाड़े सिविल हॉस्पिटल है जहाँ की ये लिफ्ट है, वहाँ पर ये अब्दुल वहीद कोई लिफ्ट ऑपरेटर है। और ये फिर साबित कैसे हुआ कि जब बच्चा गया नीचे गया, फिर उसने बताया, रोने लगा, उसने शिकायत की अपने चचा से, वालिद से जाकर, तो चचा और वालिद की जानिब से लिफ्ट ऑपरेटर को पकड़कर जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाने की कोशिश की गई, पेट्रोल डालकर जलाने की भी कोशिश की गई। सिक्योरिटी गार्ड जो था वो वहाँ पर मौके पर पहुँच गया और फिर लिफ्ट ऑपरेटर जो है अब्दुल वहीद, उसकी खूब जो है वो धुलाई की गई और फिर उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया। तो भाई ये जो खबर है जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है ये जो लिफ्ट ऑपरेटर था, लिफ्ट ऑपरेटर अब्दुल वहीद को थाना ईदगाह जो है उसके हवाले कर दिया गया है। ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स निजी इदारे के मातहत चल रहा है, ये जो ज़रा हैं ये बता रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है। अब ये ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स के जो इंचार्ज हैं डॉक्टर बिलाल, उन्होंने तबीयत नासाज होने पर मौक़िफ़ देने से जो है वो गुरेज़ा हैं, ज़ाहिर है उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी। अच्छा, ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स में काम करने वाले अफराद भी जो हैं वो इस निजी इदारे के मुलाजिम हैं। तो ये देखें, ये सारी सूरत हाल है और एक छोटा सा बच्चा है जिसके साथ ये सारा वाक़या पेश आया। क्या खुर्शीद भाई ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद भाई, वेलकम टू द शो। खुर्शीद भाई, ये वाक़या कहीं किसी गाँव दूर
इलाके में नहीं हुआ, ये वाक़या हमारे शहर कराची में हुआ है और दिन दहाड़े एक लिफ्ट में। क्या समझते हैं ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? क्योंकि इसके ऊपर रोकथाम की बात करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितना इम्प्लीमेंट करें, ये बातें ना कर 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 अब दिमाग भी थक चुका है कि सज़ा क्या होनी चाहिए ये इन ऐसे जराइम की। देखें, आज सुबह सुबह ये ख़बर सुनकर जो हाँ। है दिल अफसोस और गमज़दा है, रंजीदा हो रहा है, क्योंकि कमसन बच्चा है। हाँ। और उसके साथ ये वाक़या पेश आया सिविल हॉस्पिटल की जो निजी वहाँ पर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जितने भी ये सरकारी अस्पताल हैं, हाँ। यहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट लोगों ने अपने अपने कॉम्प्लेक्सेस बना के दिए हुए हैं। और उसमें मेडिसिन वार्ड भी है, ऑपरेशन थिएटर भी है, ज़रा डोनेशन लोगों की जो एक इमदाद होती है, लोग जो मुखैर हज़रात होते हैं वो डोनेट करते हैं। लेकिन ये जो वाक़या पेश आया इसने तो वाक़ई दिल हिला दिया है ना। और ज़ाहिर बच्चे सबके साझे होते हैं और जो भी इसमें मुलविस है वो जो लिफ्ट ऑपरेटर है, जी। मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर मेरी ये राय है उसको सज़ाए मौत कम अज़ कम एक इबरत की निशान जो है ना उसको बनाना चाहिए, ताकि कल को किसी भी बच्चे किसी बच्ची के ख़िलाफ़ ये इस तरह का कोई घिनौना जो है वो काम ना किया जाए। और दूसरी बात, मैं अवेयरनेस के लिए मैं इस प्लेटफॉर्म से ज़रा कि मॉर्निंग शो है, तमाम घर में हमारी फैमिली सुन रही होती हैं, तो खुसूसन ऐसी पब्लिक प्लेसेस पे जहाँ पर आप समझते हो कि आप बिल्कुल बेबस हैं, उनकी वालदा एडमिट थी, वो बेबस थी, तो छोटे बच्चों को अपने साथ कहीं लेकर मत जाएं इस तरह से जहाँ आप अपने आप को बेबस समझते हो। उसकी जो वालदा थी अरमान की, वो वहाँ एडमिट थी। जी, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जहाँ आप बेबस हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो और आपके बच्चे की देखभाल आप नहीं कर सकते। इसी तरह आपको याद है कि एक प्लाजा में बच्चे का जो लिफ्ट जो होती है उसके अंदर पाँव आ गया था जी। तो जहाँ आप अपने आप को बेबस महसूस करते हो और अपने बच्चे की देखभाल नहीं कर सकते, तो आप अपने बच्चे को बच्ची को वहाँ पर ना लेके जाएं। सही। तो ये एक सेफ साइड आप अवेयरनेस कर सकते हैं। दूसरा पहलू ये कि बच्चे को जो है जो अर्ली एजेस में उसको टॉफ़ियाँ या उसको जो पैसे जो भी अशिया है, खाने पीने की कन्फेक्शनरी जो है, बिस्किट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, जो भी हैं, वो आप खुद घर में ला कर दें उसको। और पैसों का उसको बताएं ही ना जब तक वो बाशऊर ना हो जाए कुछ थोड़ा सा। मेरा बेटा 4 साल का है, उसे अभी तक नहीं पता कि ये पैसे होते हैं। अच्छा। वो पैसे उठाते हैं तो वो फेंक देते हैं, वो उनको नहीं पता कि ये पैसे कितने हैं, क्या है क्या नहीं है, मुझे पता कागज़ हैं ये, तो उसको मतलब इल्म नहीं है इस बात का कि ये पैसे हैं। तो लालच आप किसी किस्म की लालच में उसको ना इन्वॉल्व करें। जैसे हम कहते हैं ना बच्चों को, ये आपको मैं टॉफ़ी दूँ, हम करें इस तरह कम से कम छोटे बच्चों के साथ ना करें, क्योंकि जब वो बाशऊर हो जाएं, जब समझने लग जाएं और उनकी जो हिस्स है वो तेज़ हो जाए, और अपने बच्चों को अवेयर करें कि कोई भी आपके बच्चों को स्कूल कॉलेज अर्ली एजेस में बच्चे हों या छोटे बच्चे हों, तो उनको ये बात बताएं कि आपको कोई भी शख्स ये लालच दे कि आपको टॉफ़ी देंगे, टॉफ़ी और चॉकलेट पैसे सिर्फ बाबा देते हैं। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है। और इस वाक़े में जो मुलविस अफराद हैं उनके खिलाफ जितना सख्त एक्शन होगा, आइंदा आने वालों के लिए निशान इबरत होगा। सही, बहुत शुक्रिया खुर्शीद भाई, आप हमारे शो पर आए। शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मिलवाएंगे आपको एक ऐसे इंथुजियास्टिक स्टूडेंट से, एक ऐसे नौजवान से जिससे मिलने के बाद, जिसकी कहानी जानने के बाद ज़रूर आपका दिल करेगा कि ऐसे लोगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब हम मिलवाने जा रहे हैं आपको 15 साल के एक ऐसे स्टूडेंट से, ऐसे खुददार स्टूडेंट से जिसके घर में कितनी भी प्रॉब्लम्स हों, जिसके दोस्त उसको क्या कहें क्या नहीं कहें, अपार्ट फ्रॉम दैट उसने जो है ये फ़ैसला किया कि वो अपना घर चलाने के लिए जो है वो पास्ता सेल करेगा, और ये पास्ता कोई और नहीं, उसकी वालदा उनको बना कर देती हैं। मिलवाते हैं आपको अहमद से। अहमद, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ। अहमद, सबसे पहले तो ये बताएं, आप पढ़ते हैं? जी, मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं जी। अच्छा, तो ये बताएं कि ये आप पास्ता सेल करते हैं और ये पास्ता आपको आपकी वालदा बना के देती हैं जी। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अपनी स्टोरी बताएं कि आपने ये पास्ता जो है वो ये कब से सोचा कि आप ये पास्ता सेल करेंगे, फिर आप अपने जो घर का ख़र्चा है वो उठाएंगे, क्या प्रॉब्लम है आपके फैमिली में, क्या हुआ आपके साथ? बाबा का एक्सीडेंट हो गया था और उससे पहले लॉस वगैरह हो गया था बिज़नेस में, जिसकी वजह से मतलब जो हमारा घर था अपना वो सारा वगैरह सब कुछ सेल हो गया था। तो फिर उसके बाद फिर बाबा फिर बाइक वगैरह चलाते थे, बाइक या ड्राइव पे। अच्छा जी। तो उस दौरान आपका अपना घर था वो सेल हो गया? अपना घर था वो सेल हो गया जी। सही, क्राइसिस की वजह से। सही। उसके बाद फिर एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से 1 साल के लिए बाबा बेड रेस्ट पे आ गए थे। हाँ। उसके बाद फिर बाबा ने 1 साल के लिए बाइक चलाई। फिर बाबा के एक दोस्त हैं, उन्होंने
बोला कि बाइक से तो नहीं हो सकता इतना, फिर उन्होंने कार वगैरह बाइक क्या चलाई? जी, फिर उन्होंने कुछ पैसे भेजे, उन्होंने बोला कि आप कार वगैरह परचेज़ कर लें, इस पर चलाएँ। अच्छा। जी, तो फिर पापा फिर उस पे चलाने लग गए थे। फिर मैंने कुछ दिन उस पे चलाई, मगर उससे इतना अर्निंग नहीं हो रही थी, क्योंकि इससे घर नहीं चल रहा था, वो गाड़ी में लग रहे थे पैसे। सही। तो फिर मैंने मम्मा को बोला, मम्मा आप अच्छा खाना बनाती हैं, आप खाना बनाएं, कुछ बनाएं, मैं बाबा के साथ जाके सेल करूँगा। पहले तो मम्मा मतलब मना कर रही थी, क्योंकि वो थोड़ी डरी हुई थी। होंगी, जी। हाँ जाहिर है। तो फिर मम्मा को थोड़ा वो करा, कन्वेंस वगैरह करा, बाबा सब ने बोला कि करो बनाओ। फिर मम्मा ने पास्ता बना के दिया, अपने बाबा के जाके साथ सेल करता अभी हूँ। बाबा की तबीयत कैसी है? अभी बाबा ठीक है, अभी बाबा जी। ठीक हैं। घर में कितने लोग हैं, कितने बहन भाई हैं आपके? अहमद? मेरी 2 छोटी बहनें और मैं एक बड़ा भाई हूँ। घर में 2 छोटी जी। बहनें और आप एक बड़े भाई जी। हैं। अच्छा, बहनें पढ़ती हैं? मेरी एक बहन पढ़ती है और एक बहन बहुत छोटी है। अच्छा, अहमद पहले ये बताएं कि आप, ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बड़े घरों में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जब वो घर में परेशानी देख रहे होते हैं तो वो तकलीफ़ महसूस करते हैं कि हमारे पेरेंट्स के ऊपर कितनी ज़िम्मेदारी है, हम किस तरह से जो है वो वालिदैन का हाथ बटा सकते हैं। तो आपके जहन में जब ये ख्याल आया, आपने अपनी मम्मा को कहा कि आप अच्छा खाना बनाती हैं, तो जैसे आपने बताया कि वो डर गई थी, उसके बाद आपने उनको मनाया या वो खुद उन्होंने अंडरस्टैंड किया इस चीज़ को? क्योंकि यूजुअली कोई भी ऐसी खातून, कोई भी ऐसी लड़की जिसके ऊपर इस तरह से मुसीबत आए कि जब मामला उसके ऊपर आए कि उसने खुद कुछ करना है, तो डेफिनेटली इंसान डरता भी है, क्योंकि उसने कभी इस तरह से पहले नहीं किया होता। तो आप दोनों ने, यानी आपकी वालदा ने और आपने मिल के फिर कैसे सोचा कि चलें जी ठीक है, ये इनिशिएटिव लेते हैं और घर आगे चलाने के लिए जो है वो हम इस तरह से पास्ता बनाते हैं? तो फिर आपने उसको कैसे एग्जीक्यूट किया? कैसे फिर आप पास्ता लेके जाते हैं, कब क्या सेल करते हैं, मतलब कब जाते हैं, पढ़ते कब हैं, क्या आपने जो है वो फिर अपना हिसाब से इसको मैनेज किया? अभी तो जून जुलाई की छुट्टियां चल रही हैं, तो अभी इजीली मैनेज हो जाता है। अच्छा, क्योंकि पास्ता जो स्टार्टिंग होती है वो हम लोग 9 बजे शुरू कर देते हैं बनाना, सुबह 9 बजे? जी, क्योंकि डेली परचेजिंग होती है, ताकि ना सही। जी, वो फिर उसके बाद फिर मतलब 4 बजे तक बन जाता है, और फिर 5 बजे तक हम लोग अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं। अच्छा, और हम लोग 9-10 बजे तक वहीं पे होते हैं मौजूद। वहीं पर होते हैं सारे, जितने जो भी पास्ता वगैरह होते हैं, जब वो ख़त्म जी। हो जाता है तो मैंने सुना है फिर आप आते हैं, चाहे जितना भी टाइम लग जाए वो? जी, जी। अच्छा, तो ये बताएं कि जो लोग आपको देखते हैं, आप माशाल्लाह से खुद इतने प्यारे से बच्चे हैं, तो जो लोग आपको देखते हैं वो आपको देख के हैरान होते होंगे ना कि आप जो है वो पास्ता सेल कर रहे हैं, तो क्या लोगों का रिएक्शन होता है, आप उनको क्या कहते हैं? लोग ज़्यादातर देखा अप्रिशिएट करते हैं, बोलते हैं मतलब अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएट करते हैं, सही। आपको कभी ऐसा लगा जब आप पास्ता सेल आउट करते रहे, लोगों को आपके बारे में पता चलता रहा, फिर सोशल मीडिया पर आप जो है वो लोगों ने आपके बारे में बात की, हर यूट्यूब पर, फिर रील्स के ऊपर भी अहमद का जिक्र हुआ, तो अहमद ये बताएं कि आपको के दोस्तों को जब पता चला कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है, तो क्या उनका रिएक्शन था, क्या उन्होंने कहा? वो लोग तो ये बोल रहे थे कि तुमने हमें क्यों नहीं बताया, मतलब इस तरीके से, हाँ, कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुमने हमें क्यों नहीं बताया, हाँ। बताते हमें क्यों छुपाया हम लोगों से, इस तरीके से बोल रहे थे। इस तरह से कहा। अच्छा, अभी आप क्या आगे चाहते हैं अपने लिए, आप क्या बेहतर हालात चाहते हैं, किस तरह जो है वो अपना फाइनेंशियली आप स्टेबल होना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, आप अपील करना चाहते हैं गवर्नर सिंह से? मुझे तो पहले तो अपनी स्टडीज़ पे ध्यान देना है, स्टडीज़ पे ध्यान देना है, सही है। ज़ाहिर सी बात है, ये एक छोटे बच्चे हैं और इनको पढ़ना भी है, इनकी 2 बहनें भी हैं, और इनके जो घर के हालात हैं और जिस तरीके से ये पास्ता बना के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जिस तरह से ये इंटरनेट के ऊपर इन पे बात हो रही है, जिस तरह से इनके जो है वो रील्स वायरल हो रही है, लोग इस बारे में बात करें कि इनको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या अपील करना चाहेंगे आप गवर्नर सिंह से? पहले तो मेरी स्टडीज़ को मतलब कंटिन्यू करा जाए, क्योंकि इस दौरान हालात की वजह से 1 साल के लिए गैप आ गया था। आपकी पढ़ाई में गैप आ गया था, सही। इसकी वजह से मैं पीछे हो गया काफ़ी। अच्छा, आप कौन सी क्लास में थे? मैं उस वक्त 7 में था। 7 में थे? इसकी वजह से 1 साल मेरा वो हो गया, ज़ाया हो गया था आपका 1 साल, सही। उसके बाद अब आप कौन सी क्लास में? अभी 8 में। 8 में आए, सही है। इनका 1 साल ज़ाया, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी स्टडीज़ में जो है वो आपकी हेल्प की जाए। बहनें जो हैं वो मेरी सिस्टर जो छोटी है, वो उनकी पढ़ाई में गैप आ गया था, उसकी पढ़ाई मगर में वो जो साल था वो रिकवर हो गया अच्छा, था। तो ये जो आप पास्ता सेल करते हैं, इससे हो जाता है आपका गुजर बसर? अभी तो मंथ हुआ है, तो देखा जाए तो सही है, हो जाता है। ठीक है, सही। अच्छा, ये बताएं आप क्या अपील करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप गवर्नर सिंह से? गवर्नर सिंह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा जाए, और
मुझे अभी कार्ड की भी ज़रूरत है। अच्छा, जी। आप ये बिज़नेस कंटिन्यू करना जी, चाहते मुझे हैं इसको और बढ़ाना है। अहमद जो है उनके मुताबिक वो ये चाह रहे हैं कि ये जो बिज़नेस है, पढ़ाई के साथ-साथ ये बिज़नेस भी कंटिन्यू करें, क्योंकि जितनी मुश्किल से ये अपनी गाड़ी के अंदर जो है ये पास्ता लेके जाते हैं या गाड़ी में इन्होंने पास्ता रखा होता है, ये सारी सूरत हाल होती है, तो इनको प्रॉपर जो है वो कार्ड दे दिया जाए ताकि ये अपना साइड बिज़नेस जो है, इसी पास्ते का बिज़नेस आप जी, करना जी। चाहते हैं, साइड बिज़नेस जो है वो ये अपना कर सकें और अपना घर भी चला सकें। इनकी 2 छोटी बहनें भी हैं और ये वो मुस्तकबिल के मेमार हैं जिन्होंने आगे चल के जो है वो बहुत कुछ करना होता है। इनका पढ़ाई का 1 साल ज़ाया हो गया, इनकी दोनों बहनों का जो है वो 1-1 साल ज़ाया हो गया, इनका अपना घर था, अब इनका अपना घर नहीं रहा। अच्छी फैमिली से इनका ताल्लुक़ है, दोस्तों को इनके बारे में पता नहीं था। जब इन्होंने ये काम करना शुरू किया मजबूर होके, तो फिर लोगों को इनके बारे में पता चला, तो आएँ ऐसे लोगों की हेल्प करें, आएँ ऐसे लोगों की मदद करें। और हमारा जो स्क्रीन पे हमारा नंबर भी शो हो रहा होगा, तो आप हमें कॉल करके भी जो है वो बता सकते हैं कि आप अहमद की जो है वो किस तरीके से मदद कर सकते हैं और अहमद के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अहमद जो है वो यही चाहते हैं कि उनकी मदद की जाए, वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहते हैं। सब की जो दुख सुख होते हैं ना वो साझे होते हैं, सबकी फैमिलीज़ जो होती हैं वो साझी होती हैं। एक दूसरे की मदद करने का जज्बा अगर लोगों में हो तो डेफ़िनेटली बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है, मुआशरे में बेहतरी लाई जा सकती है। ये बताएं, जब आपने आपकी पढ़ाई रुकी, आपने पढ़ाई करना छोड़ी, उस वक्त आपके क्या रिएक्शन थे? उस वक्त आपने मम्मा पापा को कुछ कहा या मम्मा पापा ने आपको कहा कि नहीं ये इट्स अ डिफ़िकल्ट टाइम, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग? किसने किसको हिम्मत दी? मम्मा ने मुझे हिम्मत दी थी, क्योंकि मैं घर के में सबसे बड़ा हूँ, तो मैं बातें वगैरह सुनता थोड़ा था। ज़ोर से बोलें अहमद। मतलब मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, तो मैं बातें वगैरह सुनता था और थोड़ा अजीब भी लगता था कि मतलब कहाँ से कहाँ आ गए अब। हाँ। पहले अपना घर होता था, अब किराए के घर में, और यही सब मम्मा पापा हौसला देते थे, बेटा हालात से हो जाएंगे, आ जाते हैं, मुश्किलें वगैरह आ जाती हैं। हाँ, सही। तो ये हौसला देते थे। सही। तो आप जब अब जाते हैं और ये पास्ता सील करते हैं, मम्मा कुछ कहती हैं? हाँ, मम्मा कहती हैं, बोलती हैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा पेशेंस रखो। हाँ, थोड़ा पेशेंस रखो। देखिए जी, मुश्किल वक्त में भी किसी से मदद ना मांगना और मुश्किल वक्त में भी अपनी मदद आपके तहत कुछ ना कुछ ईजाद कर लेना, कुछ ना कुछ अपने लिए कर लेना, ये कितनी बड़ी बात है। मतलब आपने यूजुअली देखा होगा कि लोगों पर मुश्किलात आती हैं तो वालिदैन जो हैं वो कहते हैं कि किसी से मांग लेते हैं पैसे, या मुश्किलात आती हैं तो बच्चे जो है वो कुछ ना कुछ और काम करने पे राज़ी नहीं होते, बल्कि वालिदैन के ऊपर ही वो गुस्सा निकाल रहे होते हैं। लेकिन जब आप अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करते हैं, जब आप उन्हें अच्छा ग्रो करते हैं, तो आपके बच्चे भी आपका हर मुश्किल में साथ देते हैं। अहमद, ये बताएं कि घर में अभी जब आप जाते हैं तो घर का क्या माहौल है, बहनें क्या कहती हैं? क्योंकि बहनों के लिए तो ये एक बड़ी नई सी बात होगी ना कि भाई तो हमारे साथ खेलता था, फुटबॉल खेलता था, क्रिकेट खेलता था या वटेवर, अब हमारा भाई जो है वो पिज़्ज़ा बेच रहा है, तो बहनें कुछ कहती हैं? अभी बहनें तो कुछ नहीं कहती हैं, वो अपना मतलब लगी रहती हैं अपने आप मगर छोटी बहन जो है वो मुझसे काफ़ी अटैच है, तो हाँ। वो थोड़ा मतलब हो जाती है, चिड़चिड़ी हो जाती है। अच्छा जी। सही, कि वो उसको जी। ऑड लगता होगा जी। कि ये मेरा भाई जो है वो क्या कर रहा है। अच्छा जी, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, मेहनत में जो है वो अज़मत है, और ज़रूर आप अगर मदद करना चाहें तो आप अहमद की मदद कर सकते हैं। और अहमद जो है वो गवर्नर सिंह जो हैं उनसे वो ये अपील कर रहे हैं कि इनकी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू किया जाए, और दूसरा इनको एक कार्ड की ज़रूरत है जिस पे ये अपना जो है वो साइड बिज़नेस कर सकें, साइड बिज़नेस वो ये चला सकें। तो अहमद, ये बताएं कि मज़ीद आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि बस टाइम जो है वो शॉर्ट है, फिर हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से क्या अपील करना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहते हैं पाकिस्तानियों को और जो वो लोग हैं जिनको आप कह रहे हैं हेल्प के लिए? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। हाँ। और यही उम्र होती है कुछ बनने की, कुछ बिगड़ने की। जैसे मैं 15 साल का हूँ और मैं ज़्यादातर बच्चों को ये देखा है कि वो स्मोकिंग वगैरह कर रहे होते हैं स्टेज में और नशे वगैरह कर रहे होते हैं, तो यही एक उम्र है मतलब बिगड़ने की और बनने की। तो मैं उनसे ये बोलना चाहूँगा कि गलत प्लेटफॉर्म में ना जाएं और अपने घर वालों का साथ दें, सहारा बने। चले जी, बहुत शुक्रिया अहमद, आप हमारे शो पे आए। और इस तरह की जो यूथ है ना, इस तरह के जो बच्चे हैं, ये मुआशरे को चेंज करते हैं, जो बुरे वक्त में भी नहीं बिगड़े, जो बुरे वक्त में भी अपने वालिदैन का साथ दे रहे हैं, यही वो यूथ है जिसने हमारे मुआशरे को आगे लेके जाना है। ऐसे लोगों की ज़रूर मदद करें और ऐसे लोगों का ज़रूर साथ दें। शो में यह वक्त तो एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर करेंगे ढेर सारी बातें और मज़े के टॉपिक हैं आज जो कि आपके साथ में डिस्कस करने हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। तो अब बात करेंगे हम ऑनलाइन फ्रॉड की। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, ऑनलाइन फ्रॉड हो गया या बैंकिंग फ्रॉड हो गया। अच्छा, ये समझ भी नहीं आता। ये समझ इसलिए नहीं आता कि हमारी ज़िंदगियाँ इतनी बिजी हैं, इतनी मसरूफ़ हैं कि हम बस हर चीज़ जो है वो झटपट करना चाहते हैं, और जब हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें समझ में आता है कि ये क्या हुआ। अभी रिसेंटली मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन मेरे साथ बैंक से रिलेटेड हुआ था, और मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही कि मुझसे गलती हुई या हुआ क्या एक्चुअली। तो ये ऑनलाइन फ्रॉड जो है ये क्या होता है, किस तरह होता है, लोग किस तरह ट्रैप में आ जाते हैं, इस पर बात करने के लिए आमिर भाई ने हमें ज्वाइन किया है। अच्छा, माहिर कानून है, और उसके अलावा जो है वो सरीना मैम हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आमिर भाई, आपसे स्टार्ट करते हैं। ये बताएं कि ये जो ऑनलाइन फ्रॉड होता है ये कैसे होता है, और लोग क्यों ट्रैप हो जाते हैं? किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि लोग इससे बच सकें? बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा टॉपिक उजागर किया है। देखिए, ऑनलाइन फ्रॉड, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड भी इसको कह सकते हैं। सही। इसको इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड कहते हैं। इसके लिए जो पीका एक्ट 2016 प्रिवेल कर रहा है, उसमें आप कंप्लेंट्स भी कर सकते हैं। जैसे ट्रेडिंग का भी रिसेंटली जो NCCI ने 2 नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स ने 2 जो रिसेंटली कुछ फॉरेनर्स को भी इसमें ट्रैप किया है, उनको भी अरेस्ट किया है। 17 आई थिंक सो चाइनीज़ भी इसमें इन्वॉल्व थे, और शांगला में भी, मुल्तान में भी ये सब जो कार्रवाई हो रही थी, जो ट्रेडिंग्स के उस पर फ्रॉड कर रहे थे। जैसे आपका वो रिसेंटली एक ये भी स्कैम चल रहा है कि ये जमजम मोबाइल कोई दुबई में है, उसका कोई पार्सल आपके पास आ गया है, आपको ये सिक्योरिटी इश्यूज हैं, आपने किसी को डिस्क्लोज नहीं करना, अपने घर पे डिस्क्लोज नहीं करना, ये नहीं करना, और उनसे जो है वो जी इस टैक्स की बेसिस पर जी टैक्स हमें पे करना है, तो आपका पार्सल घर पे आ जाएगा। उनको वीडियोस भेजी जाती हैं उनके इनाम की, उनकी NIC नंबर की, उनको प्रॉपर जो है वो पूरा कॉन्फिडेंस दिला के उनसे पेमेंट लेके, उसके बाद जो है वो सिर्फ फॉल्स हॉप जी अभी आ रहा है, कल आ रहा है, एजेंसीज के पास रुका हुआ है, ये रुका हुआ है। तो देखें, ये आपके इस प्रोग्राम की निस्बत ये कहना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड में अगर कोई भी फंस जाता है तो उसके लिए जो लीगल रेमेडीज़ हैं उसमें पीका एक्ट 2016 है, आप FIA को अप्रोच कर सकते हैं। सेकेंडली NCCI बना है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट, आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। उसका पोर्टल भी है, आप अगर नहीं जाना चाहते तो आप उसको पोर्टल पे भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये उसकी रेमेडीज़ हैं, आप इसको अवेल कर सकते हैं। सही, इन तमाम तर ऑप्शंस पे आप जा सकते हैं। अच्छा, सरीना मैम हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह बचा जाए, और ये किस तरह लोग ट्रैप किस तरह हो जाते हैं, मुझे ये पूछना है, क्योंकि देखिए अभी रिसेंटली भी मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है, लेकिन वो बैंक से रिलेटेड है। आई विल शेयर विद इट आफ्टर दैट। बट ये जो ऑनलाइन फ्रॉड है, इसमें लोग ट्रैप कैसे होते हैं? अच्छा, देखिए, होता क्या है कि जब अब दौरे हाजिर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है, स्मार्टफोन्स, ये चीज़ें, ऑनलाइन बैंकिंग हो गई है, और जो है ज़ाहिर टेक्नोलॉजी जितनी इन्फ्यूज़ होती जा रही है उतना ही गैजेट, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स हमारे देखा जाए तो वो उसमें चूँकि इतनी प्रैक्टिस नहीं होती है, लोगों को कर तो लेते हैं अक्वायर, लेकिन ये कि उसको चलाना नहीं आता, उस तरह उसको सिक्योर करना नहीं आता। कोई भी बग अगर भेज दिया जाए, वो उसको एक्सेप्ट कर ले, आपका पूरा सिस्टम हैक हो जाता है। राइट। और उसके बाद जो है ज़ाहिर उनका प्रोसेस जो ये जो फ्रॉडुलेंट होती हैं टीम्स जो कि इसके पीछे होती हैं, तो वो अपना काम शुरू कर देती हैं। सही। इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये कि देखें, जो सर्वे किया गया है ये बड़ी एक अलार्मिंग चीज़ है। सही। कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा ट्रैप होती हैं इसके अंदर, इस स्कैम में। और उसके अंदर यही है कि ज़ाहिर एक सेफ्टी सिक्योरिटी के जो मेजर्स हैं वो नहीं लिए जा रहे होते हैं। अपने पासवर्ड्स, अपने पिन कोड जो हैं वो एक्सपोज कर दिए जाते हैं किसी भी इंसेंटिव के ऊपर। सही। तो ये बड़ा ख्याल रखने वाली चीज़ होती है कि अगर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एक्वायर कर रहे हैं, सही, उससे पहले आप उसको तदारुक पढ़ें, आपके वो उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे आप अपने बैंक अकाउंट्स को, या आप अपने सीक्रेट इंफॉर्मेशन को। अब देखें, NIC नंबर्स, आपके पिन कोड्स, आपके क्रेडिट कार्ड्स, आपके डेबिट कार्ड्स, ये वो बैंकिंग के सारे जो स्ट्रक्चर है,
पासवर्ड्स हो गए फ़ोन के। फ़ोन सही। आजकल मतलब आपका सब कुछ है इस वक्त। फ़ोन सब कुछ है, yes, तिजोरी right। बन जाता है हाँ, फ़ोन आपका। हाँ। आपका जो है वो सारे सीक्रेट्स भी उसमें होते हैं, उसमें पर्सनल लाइफ भी उसमें होती है, हाँ। और प्रोफेशनल लाइफ भी उसी में होती है। होती है। और वो एक अगर छिन जाए, एक तो ये बड़ा वो है कि अगर आपने उसको प्रॉपरली लॉक वगैरह नहीं किया हुआ है। दूसरी बात ये है कि देखें, अभी रिसेंट मेरी जो कलीग है उनके साथ ये हुआ। एक टाइम ऐसे अराउंड 6:37 सुबह के टाइम उन्हें कॉल आ गया, बंदा नींद में हो अगर, या 5 साढ़े 5 बजे। उन्होंने कहा नहीं, आपका पार्सल आया हुआ है, गिफ्ट हैम्पर, आपके पार्सल्स आए हुए हैं, आप उसको ना एक कोड वो दे दें, ये कोड आप एंटर कर लें अपने फ़ोन में, हम डिलीवर कर देंगे, पेड पार्सल है। अब वो नींद में उन्हें इतना नहीं आइडिया हुआ, उन्होंने कर दिया। उसके बाद जितनी देर वो सोकर उठी हैं 2.5-3 घंटे में, उनकी सारी चीज़ें जो थी वो एक्सपोज हो गई थी इस नेटवर्क पे, इस नेटवर्क ने। और इतने लोगों को उनको मैसेजेस भेज के सारे नंबर्स उनके आ गए, उनके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट आ गई। उन्होंने सबसे ना उनके रिलेटिव से उनसे पैसे लोन लेना, मतलब वो करके जल्दी से भेज दें मुझको, और ये इस पर ना ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दें। ओके। तो मतलब उन्होंने अपना फ़ोन तो एक्सपोज कर दिया और सो गई। अब वो उस दौरान उन्होंने उनके जो जानने वाले थे, मदर, खाला, मतलब लोग परेशान हैं, उनको फौरन भेजो। सही। जब तक वो उठी हैं, लाखों रुपए जो थे उनके जा चुके थे। ओह गॉड। मतलब उनके नाम पर लिए जा चुके। तो ये एक चीज़ है जो बड़ी रीसेंट हुई है, अभी 1 वीक भी नहीं हुआ है। अच्छा, दूसरी, ये आपने टॉपिक बहुत अच्छा चूज़ किया है, क्योंकि इसके ज़रिए हमारा मुल्क जो है ना, इट्स लाइक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन ज़्यादा, तो हमारे इफेक्टिव्स भी बहुत ज़्यादा है इस चीज़ के। Right। अभी रिसेंट फैसलाबाद में बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया था, हम सब ने देखा। जी बिल्कुल, हाँ। और उसमें इतना बड़ा सिस्टम था उनका, और वो अंडरग्राउंड सारा काम कर रहे थे। अच्छा, ये बड़े साइबर क्राइम्स में आता है, ऑनलाइन फ्रॉड्स जो है। तो ये अगर इसको मतलब काउंटर ना किया जाए, तो ये तो बहुत तेज़ी से प्रिवेल हुआ है पाकिस्तान के अंदर। ये तो एक नेटवर्क है जो एक्सपोज हुआ है। अच्छा, इनका तरीक़ेकार भी होता है। इनका ये होता है कि ये एनोनिमस जो वेबसाइट्स या कोई ऐसे वो यूज़ करते हैं कि जो इतने फ्रीक्वेंट उस पर ट्रैफिक नहीं होता, यानी वो हिडन हो जाते हैं। उसको यूज़ करके फिर वो सारा हैकिंग और ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, सिस्टम हैक करना। एक और चीज़ भी हुई थी, मैं आपको बताऊं, बड़े गैजेट्स भी आ गए हैं इसके। गैजेट्स भी आ गए, यस। इसमें आपको बताती हूँ एक और चीज़ है जो आप प्रिकॉशन ले सकते हैं। ATM, ये जो हम कार्ड यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड और ये सारी चीज़ें, और ATM मशीन्स पर जाकर देखिए, एक डाका तो है वो जो पाकिस्तान में कॉमन है कि गन रख दी और वो हो रहा होता है। जी, वो तो है, वो तो कॉमन डाका है ना, उससे तो हम सब वी आर ऑल अवेयर। हाँ, अवेयर। लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ है कि लोग क्या करते हैं, कोई ये जो आपके ATM जो मशीन है, मतलब कोई ऐसी सिस्टम ये चीज़ लगा देते हैं। ये भी हुआ है बहुत बड़ा। अच्छा, ये स्टार्ट मैंने जो मैं एक्सपीरियंस भी किया था, उस वक्त मैं वहीं थी मिडिल ईस्ट में, आज से 15 साल पहले। उन्होंने क्या किया था कि जो मशीन्स होती हैं उस पर एक छोटा सा डिवाइस लगा दी। उससे क्या हो रहा था, जो पिन कोड डाल रहे थे, जो अपनी इंफॉर्मेशन डालते थे, आप डालते हैं, तो वो एक्सपोज हो रही थी, और उसके ज़रिए मिलियंस ऑफ रियाल्स जो है ना वो खुर्द-बुर्द हुए। सही, मतलब बात वही है ना कि वो जिस तरीके से अगर आपने जब अपना ATM लिया है, या आप अगर किसी साइट पर एक्टिव हैं, तो सबसे पहले आप अपनी सिक्योरिटी किस तरह करते हैं ये जानना बड़ा ज़रूरी है। आमिर भाई, ये बताएं कि जिस तरह से हम ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में बात कर रहे हैं, डिटेल में जो है वो मैम सरीना ने हमें बताया, ये बताएं कि जो व्हाट्सएप हैक करते हैं, ये भी जो है वो साइबर क्राइम के ज़िम्मे में आता है, या कि ये किस जो है ना वो डिपार्ट में जाता है कि जी ठीक है, अगर किसी का व्हाट्सएप हैक हुआ है, या किसी ने जो है वो साजिश के तहत या प्लानिंग के तहत व्हाट्सएप हैक किया है। क्योंकि आपको मैं बताऊं, इससे भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। मतलब आपको नहीं मालूम कि आपका व्हाट्सएप हैक हो गया, और आपका व्हाट्सएप ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करके हैक करे। अगर कोई आपका बहुत करीबी है और उसका आपके घर में आना जाना है, या वो आपको बहुत अच्छे से जानता है, तो आपका पिन कोड खोल के आपके व्हाट्सएप को जो है वो अटैच कर सकता है अपने किसी भी पोर्टल से, और उसके बाद फिर आपकी जितनी भी गुफ्तगू होती है या आप जो भी कुछ कर रहे होते हैं, वो आपके बिहाफ पे दूसरों को जवाब दे सकता है। तो एक तो ये बताएं कि ये किस सेक्शन में आता है, और दूसरा इसकी सज़ा क्या है अगर कोई किसी का व्हाट्सएप हैक करे, तो उसके ऊपर क्या सज़ा बनती है? देखिए, ये भी पीका एक्ट 2016 में आता है। अच्छा। आप किसी की इंफॉर्मेशंस हैक करते हो, इवन आप पिक्चर्स किसी की ऑन एयर करते हो, आप किसी की पिक्चर सोशल मीडिया पर डालते हो, या किसी को मैसेजेस करते हो, वो आपको एंटरटेन नहीं कर रहा,
वो आपको रिप्लाई नहीं दे रहा, मगर अगेन एंड अगेन आप उसको मैसेजेस कर रहे Messages कर हो, रहे तो ये सब पीका एक्ट 2016 में आता है। इसकी पनिशमेंट्स है, इसमें पनिशमेंट 7 ईयर से लेके 10 ईयर तक भी हैं, सही। इसमें फाइन्स भी हैं, बोथ कंकरेंट भी हैं, सही। फाइन भी हैं, पनिशमेंट्स भी हैं। सही। अच्छा, इसमें बात ये है कि इसमें कोर्ट्स ने बड़ा ज़ीरो टॉलरेंस लिया हुआ है। पीका एक्ट में बेल बहुत मुश्किल से मिलती हैं, ठीक। क्योंकि आप इसमें किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को आप शेयर कर रहे हो, आप किसी की डिग्निटी को टार्निश कर रहे हो, बिल्कुल। आप किसी की पिक्चर्स उसकी मर्जी के बगैर हाँ। आप जो है वो ऑनर कर रहे हो, किसी के व्हाट्सएप से आप मैसेजेस कर और रहे हो, आप अगेन एंड अगेन अगर किसी को ट्वाइस और थ्राइस टाइम मैसेज करते हो और वो आपको रिप्लाई नहीं दे रहा, तो ये भी पीका एक्ट 2016 में क्राइम की डेफिनेशन में आता है। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये भी क्राइम की डेफिनेशन में आता है। अच्छा आमिर भाई, आपके पास कितने ऐसे केसेस आते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड हमारे साथ हो गया, हमने कुछ चेक दिया था उसका इशू हो गया, या फिर किसी साइट के ऊपर हमने कोई अपनी मालूमात जो है वो सेव कर दी, ये सारा कुछ हो गया, ये जरा बताएं जो ये सारी केस हमारे पास जो केसेस आती हैं ज़्यादातर घरेलू खातून इसमें ट्रैप होती हैं। बस फिर आप बहुत ज़्यादा, ताकि ख़वातीन को भी थोड़ी अवेयरनेस जो घर के अंदर खातून रहती हैं, बाहर में उनको अवेयरनेस नहीं होती, उनको वो बहुत जल्दी ट्रैप हो जाती हैं। सही। उनको एक मैसेज आता है, वो मैसेज के पीछे चलना शुरू हो जाती है। बस यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि जो घरेलू ख़वातीन हैं, यानी जो घरों में बैठी हमारी जो अम्मियाँ हैं, बहनें हैं, ये सारी क्यों ट्रैप हो जाती हैं, क्यों लोगों के झांसे में आ जाती हैं कि उनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता है, इसकी वजूहत जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो जनाब, बात हो रही है ऑनलाइन फ्रॉड के हवाले से। सलीना मैम हमारे साथ हैं, आमिर भाई हमारे साथ हैं। आमिर भाई, मैं ये जानना चाहूँगी कि आप जिन ख़वातीन के बारे में बता रहे थे कि सबसे ज़्यादा जो घरेलू ख़वातीन हैं, जो घर में बैठी हुई हमारी अम्मी हैं, जो बहनें हैं, सारी जितनी ख़वातीन हैं, सबसे ज़्यादा जो है ये विक्टिम बनती है ऑनलाइन फ्रॉड का। कैसे ट्रैप हो जाता है? देखिए, एक जो ट्रैप करने वाले के पास भी बड़ी एक तो वो उनका बात करने का स्टाइल ऐसा होता है कि आपका इनाम निकल आया है, आपका ये निकला है, आप अपने अभी घर पे नहीं बताना आपने किसी को भी। अच्छा। आपने इसको सीक्रेट रखना है, ये लीक हो जाएगा और आप उनको घर वालों को सरप्राइज़ दीजिएगा, अपने हस्बैंड को, अपने बेटे को सरप्राइज़ दीजिएगा। आप अभी किसी को नहीं बताइएगा। फिर हम जैसे आपको कहते जाएंगे आप वैसे करते जाइएगा। सही। तो वो जी, और वो इतना मोहब्बत और प्यार से बात करते हैं, ये माँ बाप के बेटे हैं, ये है वो। मेरे पास इसी सिमिलर नेचर के केस आया है, इसी सिमिलर नेचर का वो पीका एक्ट में चल भी रहा है। जी। ये उन्होंने शो किया कि जी जमजम से आपका मोबाइल निकल आया है दुबई से, वो आ रहा है, डिब्बा पार्सल आ रहा है, हम TCS से बात कर रहे हैं। अच्छा, ये आपको आपके डिब्बे की पिक्चर्स भी सेंड की, ये देखें जी ये चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। फिर वो उन्होंने एक वीडियो भी उनको भेजी जिसमें जो जमजम के ऑनर्स हैं वो उनको इवन कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं, उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, और उसमें वो उनकी लिपसिंग भी है, वो कह रहे हैं जी आपका, उनका नाम भी ले रहे हैं, उनका NIC नंबर भी ले रहे हैं, और बता रहे हैं कि जी हम वहाँ से आपको ये वीडियो भेज रहे हैं, आपका ये जो है निकल आया, हमने भिजवा दिया हुआ है, अब वो TCS से आप रिसीव कर लीजिएगा। अब TCS वालों से जो बंदा TCS का नुमाइंदा बन के बात करता है, वो भी कहता है जी ये TCS लेके आ रहा हूँ, मगर आपको ये पे करना पड़ेगा। फिर हम आ रहे हैं लेके, फिर इसी तरीके से जो है ना वो चलता ट्रैप करने का। ये तो मैं एक केस का बता रहा हूँ। इसी तरह डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक जो है क्राइम है वो अलग है। जैसे आप देखते हैं अक्सर और बेशतर रैंडमली मैसेज आ जाता है कि आपका बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम में इतने पैसे निकल आए हैं, आप ये करें, इस नंबर पर रब्ता करें, इतने पैसे जमा कराएं, टैक्स जमा कराएं तो आपको ये प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगी। तो उनका टारगेट ये होता है, वो ट्रैप करते हैं, जब बात करते हैं तो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि ये इजीली ट्रैप हो जाएगा शख्स। तो वो बात करने से ही वो उनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है, जो ट्रैप करते हैं वो भी आइडिया लगा लेते हैं सही कि ये ग्रीडी पर्सन है या ये जो है इसकी क्या ये चाह रहा है, किस हद तक ये ट्रैप हो सकता है, मतलब उसकी भी क्या इंटरेस्ट है। वो आपका इंटरेस्ट देख के जो है ना वो आइडिया लगा लेते हैं कि आप कितने नीडी हैं, आपको पैसों की कितनी ज़रूरत है और किस हद तक आप आ जाएंगे, किस हद तक जो है वो आप ट्रैप हो जाएंगे। अच्छा, इस तरह फ्रॉड होता है आमिर भाई कि मैंने अभी थोड़े 1 साल पहले 1.5 साल पहले मैंने देखा कि किसी की खातून को फ़ोन आता है कि आपका बच्चा जो है वो हमारे पास है और आपने उसके इतने पैसे देने हैं, हालांकि बच्चा जो है उनके पास नहीं था और ऐसा कुछ भी नहीं था। इस टाइप के भी कुछ फ्रॉड होते हैं? जी बिल्कुल। देखें, ऐसा भी फ्रॉड होता है जी कि बच्चा आपका हमारे पास है,
या ऐसा होता है कि आपका बच्चा हॉस्पिटल में है, हाँ। आप ये पैसे भेज दें, उसको ये लगना है, एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट हाँ, हो गया है, हाँ। तो ये सब प्रिवेल कर रहा है। prevail मगर कर इस पर बड़ा जो पीका एक्ट 2016 है वो बहुत ज़्यादा, उस पर कोर्ट्स जीरो टॉलरेंस ले रही है, कोर्ट्स बेल नहीं दे रही, इवन पनिशमेंट इम्पोज कर रही है, हाँ। ताकि लोगों में डेटरेंस क्रिएट हो। लोग जो ये इजीली इलेक्ट्रॉनिक को यूज़ करके फ्रॉड करते हैं उसको डेटरेंस हो। और ये काफ़ी तो इसमें फॉरनर्स भी इन्वॉल्व थे। और देखें आईपीज़ भी चेंज कर देते हैं, आपके पास जो नंबर आ रहा होगा वो आ रहा होगा, वो कहेंगे आप नंबर वेरीफाई कर लें गूगल पे, ये नंबर इस बैंक का ही है। आप जब गूगल पे वो नंबर डालेंगे वो उस बैंक का ही होगा, तो आप बोलेंगे यार बिल्कुल मैं इससे शेयर कर रहा हूँ अपनी पर्सनल, तो ये बैंक से ही आया है, मैंने गूगल से वेरीफाई किया है। तो जाहिर है हम अपना पर्सनल डेटा शेयर कर देते हैं, क्योंकि हम गूगल से मैच करते हैं नंबर, तो वो आईपी से नंबर भी चेंज कर लेते हैं। अच्छा, तो इस तरीके से तो आम आदमी तो जाहिर है अप्रोच गूगल तक ही है, वो गूगल पे डालेगा हाँ ये सेम नंबर है, तो वो सारा शेयर कर देते हैं। मतलब जितने बैंकिंग फ्रॉड हो रहे हैं और जितना सारा कुछ हो रहा है ना, यकीन करें जितने लोग हम सारे ऐप यूज़ करते हैं, जितना हम जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं ना, वापस जो है ना वही वाले अब्बू वाले चेक याद आ रहे हैं कि जो जैसे अब्बू जाते थे चेक लेके बैंक में जमा कराते थे, सीधे गए कैश लिया और आ गए, ये वही वाला टाइम है। मतलब जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई ना, तो यकीन करें मैंने बैंक जाके मैंने कहा भाई मुझे चेक बुक चाहिए चेक बुक ले लूँगी। मतलब क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है ना कि आप किस तरह, मतलब आपके साथ हुआ क्या है, आपने कौन सी गलती कर दी, आप ऐसा कैसे करेंगे कि आप अपनी डिटेल्स किसी को दे दें। लेकिन समहाउ कुछ नहीं समझ आता कि क्या हुआ। मैम इस तरह के जो फ्रॉड्स होते हैं, या जिस तरह से आपने डिटेल में बात की थी, ख़वातीन को क्या करना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए अगर इस तरह के कोई कॉल्स उनके पास आते हैं, या लोग आते हैं जी नाम निकल गया, या मतलब आपका कोई प्राइज़ लग गया है, या कोई किसी का खुदा ना खास्ता घर वाले का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी से पैसे दे दें, ऐसा कुछ? हाँ देखिए, इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम होता है ना, वो हर एक के पास होना चाहिए। अब ज़रूरत इस बात की है कि डिस्कशंस हों आपकी, जैसे ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, इस तरह की चीज़ों से ख़वातीन में भी ज़ाहिर एक मॉर्निंग शो जो है वो मैंने पहले भी शुरू में ये कहा था कि ख़वातीन ज़्यादा शिकार हो रही हैं। ये ऑल ओवर वर्ल्ड है, ये पाकिस्तान में नहीं, ये स्टडी हो रही है ये चीज़। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अवेयर हों, और जो अवेयरनेस आपको मिले वो आप आगाही फैलाएं, लोगों में बात करें। क्योंकि अब जैसे शॉर्ट एक ऐप्स आ रही हैं आजकल, वो भी गलत है। बहुत सारी इस तरह की ऐप्स के बारे में हो जाता है कि आप इसको इंस्टॉल कर लें अपने फ़ोन पे, तो आपको इजी इंस्टॉलमेंट्स पे चीज़ें मिल जाएंगी, या आपको जो है वो लोन्स मिल जाएंगे शॉर्ट टर्म, वो इस तरह के इंसेंटिव्स देके हो रहे हैं। तो इसके ट्रैप में यंगस्टर्स तो हमारे खैर बड़े विजिलेंट हैं। आजकल यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा फिंगर टिप्स पे होता है, मगर जो वाकई जो एक हमारा ख़वातीन का सेक्टर होता है ना, वो इसमें ज़्यादा फॉल हो जाता है। सही। तो इसकी यही रेमेडी है कि आप अपने ज़ाहिर है आप अपनी अवेयरनेस फैलाएं, और इसमें ये बड़ा ज़रूरी है कि जो इसकी पनिशमेंट्स हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ये मैं आपको बताऊं कि ये 1 साल से लेके 13 साल तक की कैद हो सकती है। अच्छा। इसके ऊपर हाँ ये है। उसके अलावा ये साइज डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द फ्रॉड हाँ राइट। इसके अलावा ये है कि हमारे भाई ने बताया कि पीका है। इसके अलावा 2015 का भी एक एक्ट है हाँ। जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस हवाले से कवानीन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सख्त किए गए हैं और डिटेल में जिस तरीके से हमारे पैनलिस्ट ने बात की, आई होप कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिली होगी। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, बहुत शुक्रिया मैम सरीना, आप हमारे शो पर आए। शो में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर इस बारे में बात करेंगे कि जो मक्खन है और जो देसी घी है उसके क्या फ़ायदे हैं। और क्योंकि आज जो गेस्ट हमारे साथ आ रहे हैं ना, इस वक्त उनसे मैं ये ज़रूर पूछूंगी कि मैंने ये सुना है कि जी अगर आपको डार्क सर्कल्स दूर करने हैं तो भी आप आंखों के नीचे घी लगा लिया करें। इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये सारी बातें जानेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जी बात करेंगे आज हम देसी घी के फ़ायदे की, मक्खन के फ़ायदे की। जी मक्खन खाने से क्या फ़ायदा होता है और इसके अलावा स्किन के लिए ये कितने बेनिफिशियल हैं, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उमेरा मौजूद हैं, शाह भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। आज तो जी देखें, रेड पिंक ऑरेंज एंड रेड, व्हाट अ कॉम्बिनेशन टुडे। आज हम तीनों मिसमैच करके बैठे हुए। अच्छा जी उमेरा, आप बताएं कि ये मक्खन के कितने फायदे होते हैं? कौन सा वाला मक्खन ये बताओ। देखिए दोनों मक्खनों के फायदे बता दें आप। दोनों के फायदे हैं।
बिल्कुल सही कह रही ये है। तो एक मजाक की बात थी, लेकिन हमारे यहाँ ना अब ना वो होता है ना, रिसर्च पे रिसर्च चलती चली जाती है, उसके बाद कहते हैं ये खाना ठीक नहीं है, उसके बाद एक रिसर्च आती है ये खाना ठीक नहीं है। है, हाँ। तो देखो हमारे नानी दादी जो भी अपने जमाने से खाते चले आ रहे थे, हाँ। ऑब्वियसली अब क्या आ गया, एक वर्ड आ गया ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, सही। ऑर्गेनिक में क्या आ जाता है, देसी घी, देसी मक्खन, हाँ। ये ऑर्गेनिक में आ जाता है। अब कहते हैं जी ये खाना अच्छा है, और वाकई ये खाना सेहत के लिए बहुत ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। आप देसी घी, मैं तो खुद बनाती हूँ अपना देसी घी और मक्खन घर के अंदर। अच्छा। यस, मेरे पास जो सही। बालाई जमा होती है, हाँ। मैं खुला दूध देती हूँ। हाँ। गाय का दूध लो, लेकिन अच्छा। मैं उसी का मक्खन निकालती हूँ, सही। मैं उसी का घी भी निकालती हूँ। हाँ। और वही माशाल्लाह आपकी सेहत के लिए भले थोड़ा सा निकले, लेकिन आप सही। इंटेक जरूर करो उसका। इनटेक जरूर करें, सही सही। उसमें देखो कैल्शियम उसके अंदर है, विटामिन डी उसके अंदर है, विटामिन के उसके अंदर है। आपकी मैं कहती हूँ हेड टू टो आपकी जितनी प्रॉब्लम्स है ना, उनके लिए घी बेहतरीन है, मक्खन बेहतरीन है। आप लेकिन ऑर्गेनिक होना चाहिए, घर का निकला हुआ, आपको पता हो जिस डेयरी से आप ले रहे हो गाय का होना चाहिए। प्लस ये कि आपने दूध के साथ 1 चाय का चम्मच इनटेक अगर रखेंगे, आपकी स्किन भी बहुत अच्छी होगी। अभी मैं फिर आपको बता रही हाँ, थी ना बिल्कुल, मैं आपसे कि पूछ रही थी। मॉइस्चराइज हाँ, करना हाँ। जरूरी है। जी, जी, जी। चाहे वो स्किन हो चाहे बॉडी हो, तो अच्छा मॉइस्चराइज उमेर, मैंने ये सुना, बल्कि कहीं मैं पढ़ भी रही थी कि डार्क सर्कल्स खत्म करने के लिए जो है वो, अगर आप आंखों के नीचे घी लगा रहे हैं तो ये बड़ा फायदेमंद है। तो अब हुमैरा हमारे साथ हैं तो पूछते कि भाई बाकी ये बात सही है? बिल्कुल सही है। अच्छा। ड्राइनेस की वजह से रिंकल्स आ रहे हैं हाँ। आपके, आपका कहीं भी पिगमेंट का पैच आ रहा है, वो अच्छा। डार्क सर्कल भी हो चाहे हाँ। वो कहीं भी पिगमेंट का पैच सही। हो, आपने ये जो थर्ड लास्ट फिंगर है ना आपकी, जी, जी। आपने इसके साथ मूवमेंट में 2 ड्रॉप लेने, ऐसा नहीं है घी लपेड़ लेना है हाँ, फेस सही। के ऊपर। ये देसी घी की बात हो रही है या घर में जो नॉर्मल नो आम नो घी? नो, देसी घी की बात हो रही है। तो वो देसी तो घी की बात। केमिकलाइज्ड है वो घी और तेल, तो मैं कहती हूँ खाना छोड़ दो खुदा के वास्ते। ओके, आपके ओके। पास जो आप सरसों का तेल इज बेस्ट फॉर हेल्थ। अगर आप सरसों का, थोड़ी सी स्मेल आती है उसको हाँ। आप जला के आप एक तरफ कर दीजिए और उसका खाना बना के खाइए, इतना जायकेदार होगा। आप देखिए। अच्छा, ये वाली फिंगर में हाँ। आपकी एक तो डार्क सर्कल निकालने की, यानी एक हीट ऐसी मौजूद होती है, हाँ। रेज ऐसी होती है, हाँ, वो खत्म हाँ, करता है। सही। आपने हल्के हल्के, बहुत ज्यादा वो नहीं, अपने हल्के हल्के मूवमेंट में ऐसे ऐसे मसाज करना है। हाँ। जहां भी है राउंड मूवमेंट में करना है, बिल्कुल लाइट मूवमेंट में। और अगर डार्क सर्कल्स हैं तो ऐसे 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 फिर हल्की हल्की टैपिंग भी करनी है, ताकि वो टैपिंग भी करनी है, एब्जॉर्ब हो absorb हो जाए, जितना सही। मिलाजमा है वो आपका कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। सही। ये बड़ी ज़बरदस्त टिप जो है वो मेरा ने बताई है कि भाई देसी घी जो है वो आप आंखों के नीचे भी लगा सकते हैं। रोज़ाना लगाना है किसी भी टाइम पर, या कोई रात को सोते, रोज़ा- देखो जो सही। आप रात को सोते हुए अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे ना, हाँ। ऑब्वियसली आप स्ट्रेट लेटते हो, हाँ। फिर वो आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेशन अच्छी हो जाएगी, और सुबह उठ के जब आप वॉश करेंगे तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। सही। अच्छा मैं चाहूंगी कि एक दफ़ा फिर से आप ज़रा करके बता दें कि देसी घी जो है वो किस तरीके से अप्लाई करना है घी हो आंखों के गया, नीचे? मक्खन हो गया देसी, आपने हाँ। एक एक कतरा लेना है, अपनी फिंगर पे लगा लो हाँ। या यहाँ ड्रॉप डाल लो। जी, उसके जी। बाद आपने हल्की हल्की मूवमेंट में ऐसे ऐसे करना है। हाँ। अच्छा, मैं जो फेशियल के स्टेप्स भी करती हूँ ना, मैं ऐसे 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 राउंड राउंड हल्के हल्के मूवमेंट में फेशियल के स्टेप्स भी होते हैं। और फिर उसके बाद ऐसे करके ये वाला जो प्रेस यहाँ होता है हाँ, ना, हाँ। ये रिलैक्सेशन पॉइंट होता है आपका। रिलैक्सेशन पॉइंट यहाँ आपने आके रिलैक्स करना है कॉर्नर पे, और उसके बाद जहाँ भी आपका पिगमेंट है आप राउंड मूवमेंट में करें, और उसके बाद आपने ऐसे 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 टैपिंग करनी है अपनी आंखों के ऊपर। ओके। ये फेशियल का स्टेप भी है, और हाँ। रात को सोते हुए अगर आप आइस पे करें तो ये आपकी आंखों की थकन को भी दूर करता है। आंखों की थकन को भी दूर करता है जी, और जो आपके आई बैग्स होते हैं उसके लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद होता है, और जो डार्क सर्कल्स हैं उनके लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद होता है। तो आगे बढ़ते हैं, और शाह भाई हमारे साथ हैं। शाह भाई, देसी घी, मक्खन, फ़ायदे क्या हैं ज़रा ये बताएं, क्योंकि उमेरा ने तो बता दिया कि डार्क सर्कल जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, और यकीन करें सेहत से ज़्यादा लोगों को ना ब्यूटी की परवाह होती है, तो ब्यूटी वाला काम कर दिया उमेरा ने। अब सेहत के बारे में आप बताएं। नहीं, माशाल्लाह से अभी उमेरा जी ने तो बहुत अच्छा बताया कि इसमें तमाम मिनरल्स बता दिए कि सही। विटामिन डी भी है, कैल्शियम भी है, विटामिन ई भी है, विटामिन ए भी है। हाँ। इसके अंदर विटामिन के भी है जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। अच्छा। और ये हड्डियों के लिए भी बेहतर है, मैदे के निज़ाम के लिए भी बेहतर है, एंटी कोलेस्ट्रॉल है ये, हाँ। कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है ये। सही। और दूसरा ये है कि शुद्ध हाजम करता है। हाँ। और जब इसे आप एक छोटी चाय वाली चम्मच जी, जी। एक टाइम रोज़ाना लें
तो आपके भूख का जो निज़ाम है, जैसे भूख जब लगती है आपको, जैसे 6 घंटे में लग रही है तो फिर 8 घंटे में लगेगी, थोड़ा डिले हो जाएगा। तो इसमें ये है कि वेट कम होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा। एक ये होती है, दूसरा ये है कि आपने अक्सर लोगों की देखी, लोग तो कहते हैं जी देसी घी हम नहीं खाते, लोग तो कहते हैं जी मक्खन हम नहीं खाते, वेट गेन कर लेता नहीं, है weight और gain ये नहीं सारा करेगा। कुछ नहीं, हम तो नाश्ता जी आप कैसे कर लेते हैं इतना हड्डियों को मजबूत मक्खन का करेगी, नाश्ता? अच्छा। हड्डियों को मजबूत करेगी, तमाम जिस्म को ताकत देगी। और तीसरी चीज़ ये है कि आपने अक्सर लोगों की देखा है कि हाई ब्रोज जो है ना वो घनी नहीं होती हैं। ओके। ठीक है। हाँ। तो आप देसी घी जो है वो एक ड्रॉप इस तरह हाथ में लिया हाँ। और अपने आईब्रोज पे ऐसे करके रोजाना रात को लगाएं और सुबह धो लें। आप अरे कुछ वाह। अरसे में देखेंगे आपकी आईब्रोज घनी हो जाएंगी। और सही फिर आप अपनी मर्जी का उस पर कोई भी फैशन बना सकते हैं। सही, कोई भी फैशन आप कोई उसमें भी बना फैशन सकते बना हैं, मतलब जाहिर सी बात है फिर वो थ्रेडिंग आप अपने हिसाब से करवा सकते हैं। लेकिन मक्खन जो है, हाँ। अब मक्खन को जो है कुछ कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन अगर ऑर्गेनिक मक्खन है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और ये भी तमाम जो देसी घी और देसी मक्खन दोनों के फ़ायदे सेम ही हैं। सेम ही है। अच्छा, वजन घटाने के लिए देसी घी का इस्तेमाल जो है वो किस तरह किया जाए? देखिए, सुबह निहार मुंह एक छोटा चाय वाला चम्मच देसी घी का खा लिया करें। अच्छा, सही, निहार मुंह। सुबह निहार मुंह। और मैंने कहा ना कि ये भूख को कम करती है। ओके। जब भूख को कम करेगी आप कम खाएंगे, कम जब कम खाएंगे तो वेट कम होना शुरू हो जाएगा। पेट कम होना तो शुरू ये एक फ़ायदे हैं सही, इसके। लेकिन शापे बहुत सारे लोग कहते हैं कि देसी घी जो खाना ठीक नहीं होता, सेहत के लिए ठीक नहीं होता, थोड़ा सा इस बारे में एलेबोरेट करें, लोगों को देखें, जो बताएं। कदीम वक्तों में था वो देसी घी था। अच्छा। ये तो बनस्पति तो बाद में आया, जी जी जी। लेकिन पहले तो देसी घी खाई जाती थी और लोगों की ज़िंदगियाँ भी लंबी लंबी होती थी। हाँ। अब तो शॉर्ट होती जा रही हैं, हम हर चीज़ जो है वो हाइब्रिड की तरफ आ गए, हाँ। तो कीमियावी खाद की तरफ आ गए। सही। तो उसमें ये है कि काफ़ी चेंजिंग्स आई हैं सेहत में। सही। लेकिन देसी घी के खाने के फ़ायदे हैं, नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं है। तो मेरा ये बताएं और क्या बेनिफिट्स हैं मक्खन के, देसी घी के, या दीगर जो हैं जो कि मुरगन समझी जाती है, लोग कहते नहीं ये नहीं खाना, जबकि असल जो है वो फैट, असल जो है खूबसूरती, असल जो है वो ग्लो उन्हीं चीज़ों को खाने से आता है। बिल्कुल, देखो देसी घी और मक्खन, देसी जो होता है उसके अंदर गुड फैट होता है। सही। ये आपके फैटी एसिड्स को, आपके फैटी एसिड जो होते हैं उनके लिए बेहतरीन होता है। सही। बाकी के हमें कभी कभी आपने ये भी, आप इसको भी रिसर्च कीजिएगा कि गुड फैट आपको गाय की चर्बी से भी मिलता है। और वो कहाँ होती है? वो किडनी के साथ लगी हुई होती है। कभी कभी क्योंकि मैं कुर्बानी करती हूँ ना, हाँ, इतने हाँ, साल हाँ, मुझे हो गए, तो मैं कुर्बानी जब हो रही होती है तो मैं कसाई को कहती हूँ वो जो उसके साथ गुर्दे के साथ एक चर्बी लगी हुई होती है वो निकाल के रख देना, खास तौर पे वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। अच्छा। तो वो मैं निकाल के रखती हूँ बाकायदा उस चर्बी को। उसको किस तरह से पकाना है और उसको किस मेल्ट कर लो, मेल्ट कर लिया। आप किसी खाने में डाल दो, आपको घी तेल डालने की जरूरत ही नहीं है, आप उसी में भून लेंगे, आपका तरी अच्छा। उसी में निकल आएगी। सही। और वो आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। और वो कुछ खास डिशेस होती हैं उसमें डालते हैं, स्किन तो के लिए भी अच्छी। स्किन के लिए तो बेहतरीन है। मैं अपनी सास का जिक्र कर दूं कि मेरी हाँ। सास की स्किन इतनी अच्छी हुआ करती थी, मेरे हाँ। बच्चों की दादी, उनके मैं हमेशा कहती थी आप क्या लगाती, कभी उन्होंने कुछ नहीं लगाया, कोई क्रीम नहीं, कुछ नहीं, और स्किन उनकी इतनी Shining इतनी वाली, चमकदार, चमकदार, हाँ, क्योंकि वो हाँ। पार्टीशन से पहले जब रहते थे उनके यहाँ गाय होती थी, अम्बाला के रहने वाले थे, हाँ। तो वो कहते थे हमारे घर का ही देसी घी, हमने मक्खन भी वही खाया हुआ है। हाँ। तो कभी उन्होंने कोई क्रीम यूज ही नहीं की अपनी स्किन के ऊपर। सही। तो देखो ये चीज़ें फ़ायदा देती हैं। अभी थोड़े अरसे पहले मैंने एक शो किया, उसमें मुझे पता चला जी किसी ने कहा है दही ना खाएं खाने के साथ। तो अच्छा। मैंने कहा दही खाने के साथ ना खाएं। हाँ। तो मैंने तो सुना हुआ है मक्खन हाँ, होता अम्मी तो है, कहती है दही खाना चाहिए। सरसों का साग होता है, लस्सी होती है साथ। तो ये तो एक ट्रेडिशनल डिश हमारी, हम खाते चले आ रहे हैं। कैसे कहते हैं कि हम खाने के साथ दही नहीं खाएं? हाँ। उसके अंदर बैक्टीरिया गुड होता है जो आपकी सेहत के लिए अच्छा अच्छा होता है। है। प्रोबायोटिक है दही, दूध से दही बनता बिल्कुल, है, और वो हाँ। आपके लिए प्रोबायोटिक है। वो प्रोबायोटिक आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा बॉडी के लिए अच्छा है। खाने के और बाद जो है ना, आपने देखा होगा कि लस्सी का इस्तेमाल किया जाता है। लस्सी का इस्तेमाल किया किया जाता है। सही। बाद लोग सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, बाद लोग ये लेते हैं। तो सही। ये तो एक कदीम वक्तों से चलता हुआ आ तो रहा है। शाह भाई, अब चलिए दही की बात हो रही, तो दही के बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। दही किस तरह से अगर इनटेक में कोई शामिल करना चाहे अपनी दही, कि भाई मुझे रोज़ाना दही खानी है, तो दही के एक तो फ़ायदे क्या होते हैं, और दूसरा ये किस तरह से खाया जाए, या फिर इसको लस्सी किस टाइम पर पी जाए? देखिए, दही के तो लैक्टो एसिड है ना। हाँ। इसमें यह है कि इसमें भी विटामिन डी भी पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है, आयरन भी पाया जाता है, हाँ। प्रोटीन भी पाई जाती है, सही। जो कि आपकी जिस्म के लिए भी बहुत बेहतर है, हाजमे के लिए भी बहुत बेहतर है। ये हमेशा कोशिश कीजिए दही का इस्तेमाल जो है वो सुबह में या दोपहर में करें, रात में Daytime। कम से कम करें।
ताकि आपको तेजाबियत ना करे ये। तेजाबियत तो बाज़ औक़ात ये तेजाबियत भी करती है। तो अगर आप दोपहर में और सुबह में लेंगे तो एक तो बहुत अच्छा आपको प्रोटीन मिल जाएगा, आपको कैल्शियम भी मिल रहा है, विटामिन डी भी मिल रहा है, और दूसरा ये है कि आपका जो चीज़ आप खाएंगे वो जुद हजम हो जाएगी। अच्छा, नज़रें जो है मतलब आंखों की जो रोशनी है वो बिनाई भी इससे तेज़ होती है दही खाने से या नहीं, या मेंटेन रहती है? क्योंकि मैंने ये भी सुना ही है, ये जो जितनी भी रेमेडीज़ होती हैं उनमें ही मैंने ये सुना था कि जी दही जो खाते हैं उनकी आंखों की रोशनी भी ठीक रहती है। देखिए, इसमें विटामिन ए पाया जाता है, सही, जो कि आपके दिमाग के लिए और आंखों के लिए बहुत बेहतर है। आंखों के लिए तो ये आप ले सकते हैं और दही का इस्तेमाल आप जारी रख सकते हैं, अच्छी चीज़, अच्छी चीज़ है। चलिए जी, फ़ायदों की बात हो रही है, दही की बात हो रही है, देसी घी की बात हो रही है, मक्खन की बात हो रही है, और भी करेंगे ढेर सारी बातें, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जी बात हो रही है मक्खन की, दही की, और ये नाम जब आप सुनते हैं ना तो जाहिर सी बात है क्योंकि हमने ये इतना ज़्यादा खाया नहीं होता, चले बटर तो जो है वो आप नाश्ते में खा लेते हैं, लेकिन देसी घी जो है उससे हम लोगों का वास्ता पड़ा नहीं होता, क्योंकि हम लोग मैंने तो देसी घी नहीं खाया और ना ही देखा है, लेकिन जितने फ़ायदे पता चल रहे हैं ना, तो अब मैंने जाके देसी घी वाकई मंगवाना है किसी न किसी से और ट्राई ज़रूर करना है देसी घी। अच्छा, ये बताएं कि पराठों में अगर देसी घी डाल के खाया जाए तो एक तो जाहिर सी बात है जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं तो मज़े का तो वो बन ही जाएगा, लेकिन उसकी अफादियत और बढ़ जाती है। बढ़ जाती है अफादियत क्या, बस क्या होती है, देखो एक इंटेक करने का तरीका होता है ताकत के लिए। आपने इंटेक किसी तरीके से भी करना, चाहे वो पराठे में डाल के खाओ, चाहे आप वो गर्म दूध में डाल के खाइए, या आप किसी डिश में डाल के खाइए, देसी घी का तड़का लगाते हैं बाज़ औक़ात दाल वगैरह में, तो ये चीज़ें सिर्फ इंटेक करना है, घी का इंटेक करना है, वो किसी भी फॉर्म में आप कर सकते हैं। आपने एक टेस्ट डेवलप करना है ना, तो टेस्ट डेवलप करने के लिए आप कुछ भी पराठे के साथ ले लिया किसी, तो मैं तो पराठा बनाती हूँ देसी घी का, मैं खाती भी हूँ। मैं अगर रात की रोटी बची हुई हो तो उस पे भी देसी घी चपेड़ के मैंने फ्राई कर दिया। के घर पे हो जाए फिर। देखिए, एक चाय वाली चम्मच का इस्तेमाल करें, हर एक चीज़ की एक म्याना रवि रखें, बहुत ज़्यादा बिसारखोरी भी अच्छी चीज़ नहीं होती है, तो इस चीज़ का एहतियात कीजिए। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो देसी मुर्गी लेते हैं, उसे देसी घी में पकाते हैं, वो खाते हैं, वो तमाम जिस्म की ताकत के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। बाद आपने मिठाइयाँ देखी होंगी देसी घी की बन रही हैं, तो ये देखें हर एक चीज़ में इस्तेमाल होता है। बाज़ लोगों को इसकी स्मेल अजीब सी लगती है, जो खुशबू होती है, और बाज़ लोगों को बहुत अच्छी लगती है। अब ये इंसान की अपनी पसंद के ऊपर भी बात होती है, लेकिन हर एक चीज़ को एक म्याना रवि से इस्तेमाल करोगे या खाओगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर बिस्यारखोरी करोगे तो थोड़ा तकलीफ का सबब बनेगा, फिर थोड़ी तकलीफ का सबब बनेगा। अच्छा, जिस तरह की ये हम बात करें ना कि देसी घी के हवाले से, तो इसके इतने मिथ्स हैं, इतने ज़्यादा मिसकंसेप्शन हैं। अब चले हुमैरा ने आज ये क्लियर किया कि नहीं जी आंखों के लिए, डार्क सर्कल्स के लिए, स्किन के लिए बड़ा बेनिफिशियल है, लोग सर पे भी लगाते हैं, स्कैल्प के ऊपर भी लगाते हैं, उसका क्या? उसका क्या फ़ायदा? देखो, उसका भी एक प्रोसीजर होता है, मैं यहाँ बैठ के इसलिए नहीं बताऊंगी कि किस तरह लगाना है। लोग लगा के उसको फिर शैम्पू करके निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है सही उन लोगों के लिए। किसी ने तो वैसलीन तक अंदर लगाई हुई होती है, ये मुझे वाकई नहीं आज तक समझ में आया। मजे से लोग कहते थे देसी घी लगा ले, कैसे लगा ले? मतलब उसका मतलब एक तरीका क्या, ओवरऑल एक सुपरफिशियल क्या तरीका होता है उसके लिए? ये होता है कि उसमें फिर सिर्फ देसी घी नहीं है, और भी चीज़ें हैं, और भी विटामिन ऑयल हैं, वो आपको मिक्स करके लगाने होते हैं साथ। जैसे कि देसी घी आपने लिया, उसमें विटामिन ई ऑयल आपने ऐड किया, उसके अंदर आपने एलोवेरा ऐड किया, मिक्स करने के बाद उसको अच्छी तरह आपने विस्क करना होता है ताकि वो अच्छी तरह सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। फिर उसके बाद वो किस लिए होता है, जब बाल बिल्कुल केमिकल से डैमेज हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, क्यूटिकल खुल जाते हैं बालों के, तो आपने अपना बाल लेकिन जड़ों में नहीं लगाना। अच्छा, जड़ों में लगाओगे तो फिर तो आपका निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने बाल लेना है, ऐसे आपने ऐसे उठाना है, और उसको लगाने के बाद ना आपने ऐसे 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 पेनिट्रेशन करनी है देसी घी और जो अज्जा डाले मैंने बताई सही, वो पेनिट्रेट होगा तो आपका जो अंदर ड्राई होके वो जो बाल डैमेज हो चुका है वो आपका मॉइस्चर हो जाएगा। मॉइस्चर खत्म कर दिया ना बेसिकली हमने, तो उससे बेसिकली मॉइस्चर मिल रहा है आपके बालों को, और कुछ नहीं, वो मॉइस्चर आ जाएगा तो आपके बालों में खुद ब खुद जान आना शुरू हो जाएगी। यही हाल स्किन का भी है, जहाँ स्किन डैमेज हो रही है, अगर आपने ये लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि आप बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स उठा के देख लो, उसके अंदर आपको मक्खन मिलेगा, फेशियल हो रहे हैं, देसी घी से फेशियल कर रहे हैं लोग ड्राइनेस के लिए।
अच्छा मतलब वो जो एक्स्ट्रा जिनकी ड्राई स्किन है वो उससे ड्राई facial स्किन करें, के सही। जितना ड्राई हो रहा है उसको हाँ। हमने मॉइस्चर करना है बेसिकली। अब और मैं ये कहूँगी ये ऑर्गेनिक चीज़ें ही हैं जो आपकी स्किन को, बालों को, सेहत को सही कर रही हैं। हाँ। आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ खुदारा मत जाओ। आर्टिफिशियल चीज़ें आपकी जान तक लेने के लिए आ गई हैं इस वक्त। सही, तो बिल्कुल कोशिश सही ये कह रही करनी चाहिए कि हमें जो कुदरती चीज़ें मिली हुई हैं वो हम खाएं भी, लगाएं भी, उसके कोई नुकसान नहीं है आपके लिए। सही बिल्कुल। मुझे क्योंकि ना मैंने यही सोचा था कि मैं ज़रूर हुमैरा से ये बात पूछूंगी कि भाई ये स्कैल्प के लिए या बालों के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो आपने स्कैल्प पे जो है वो इसको नहीं लगाना। शाह भाई, आप बहुत सारे अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करते होंगे कि जी आप हेल्दी डाइट लें या आप डाइट में जो है वो दही खाएं या देसी घी खा लें, सारा कुछ। कौन से लोगों को देसी घी नहीं खाना चाहिए? देखिए, तमाम लोगों को खाना चाहिए। अच्छा। लेकिन कोशिश कीजिए कि एक म्याना रवि के साथ खाएं। इससे हाई बीपी के पेशेंट भी ले सकते हैं, लेकिन एक लिमिट। अगर आप इससे तजावज़ करेंगे तो फिर वो मैंने पहले कहा कि ये तकलीफ़ का सबब बनता है। ये एक ये है। दूसरा ये है कि एंटी एजिंग, अच्छा। आपकी झुर्रियाँ ख़त्म करने के लिए, हाँ। इसको कम करने के लिए और स्किन को लिफ्ट करने के लिए आप चावल का पानी लें। चावल का पानी, उसमें चंद कतरे जो हैं वो देसी घी के डालें। अच्छा। और फिर आप अपने फेस पे वो ऐसे हाथ पे कॉटन का कपड़ा लपेट के हाँ। उसे ऐसे डुबो के आप रब करते जाएं। 1 अच्छा। मिनट रब करें सही। और फिर धो लें। आप देखें आपकी स्किन लिफ्ट होगी। और ये उसी टाइम का रिजल्ट है। हाँ। लेकिन इसे कुछ अर्सा कंटिन्यू कीजिएगा ताकि परमानेंट हो जाए, परमानेंट हो जाए। चलिए जी, बड़े ज़बरदस्त जो है वो ये टोटका बताया है शाह भाई ने, क्योंकि ज़्यादातर इश्यूज़ जो है ना लोगों को या तो सेहत के मसले या फिर उनको ब्यूटी के मसले। अच्छा, हमारा इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स निकली हुई हैं, इतनी ज़्यादा कोई रेमेडीज़ हैं। जैसे मैंने ना कहा ना कि एक रिसर्च आती है उसमें कहते हैं कि ये कर लें, फिर दूसरी रिसर्च आती है उसमें कहते हैं ये नहीं करें। बंदा कहता है अच्छा अब नहीं करें, अब करना है। ये है क्या देखने वाले actually? वो खुद कंफ्यूज हाँ। होते हैं कि ये क्या ड्रामा है ये यार। क्या अभी हमने पिछले दिन देखा वो कह रहा है ये खाओ, अभी दूसरी तो- आके कहती है ये नहीं खाओ, तो देखने वाले बेचारे परेशान हो जाते हैं। वही ना, ये मतलब एक दिन जो है वो कॉफी पाउडर जो है वो दुनिया का सबसे अजीम तरीन जो है वो प्रोडक्ट हो जाता है, और दूसरी दफा जो है वो पता चलता है जी उसके तो बड़े नुकसान आते हैं। तो लोग जो है ना बिल्कुल एग्जॉस्ट हुए हैं। अब ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ लोग जो है वो वापस जा रहे हैं। मजीद आप क्या समझती हैं कि देसी घी जो है वो किस तरीके से इनटेक में शामिल किया जाए, स्किन के लिए किस तरह से बेहतरी हो सकती है, और किसी चीज़ का क्या इलाज भी किया जाता है देसी घी से? शाह भाई आपसे मैं पूछूंगी ये। जी मेरा देसी घी से बहुत सारे इलाज होते हैं। हाँ। देसी घी आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत हाँ। अच्छा है। गट हेल्थ के लिए आप देसी घी भी लें। Constipation के लिए, और हाँ। देसी घी के अलावा देसी जो अपना गाय का जो दूध होता है ना, हाँ। गाय का दूध, हाँ। मैं भैंस के दूध की बात नहीं कर रही सही। हूँ। गाय के दूध से आप दही भी जमाएं, घर में जमाएं। और एक दूध आता है जो कोकोनट मिल्क होता है। अच्छा। अगर आपने उसका दही जमाया हाँ। और वो खाया, वो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। वो आपके गुड बैक्टीरिया भी बनाता है। बेसिकली अब हमें अपनी लाइफ में, मैं अभी एक प्रोग्राम कर रही थी प्रोबायोटिक्स के ऊपर वो प्रोग्राम हो रहा था। अच्छा, एक आता है कांजी शरबत होता है ना, तो हम अच्छा। उसको बता रहे थे, तो मैंने कहा ये प्रोबायोटिक्स क्या है। एक लैंग्वेज आ गई ना, हाँ। एक रिसर्च आ गई रिसर्च आ गई, प्रोबायोटिक। हाँ। मैंने कहा जो मेरी नानी दादी बनाती थी ना शलजम का पानी वाला अचार, वो ही प्रोबायोटिक है। हाँ। तो उसके अंदर आप चाहे शलजम डाल लें, चाहे किस्म किस्म की आप सब्जियां डाल सब्जियां डाल लें। तो लें, प्रोबायोटिक्स क्या होता है? फर्मेंटेड सब्जियां जो हम 48 आवर्स के लिए फर्मेंट करते हैं हाँ। पानी में, सिंपली वो आपका प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक अब है। वो हम रिसर्च और साइंसी लैंग्वेज में बात करेंगी तो वो हम इस तरह करेंगे, वरना हाँ। अगर वही है शलजम का और गाजर का पानी वाला अचार, तो वही हमारा प्रोबायोटिक है। तो वो सिंपली ये चीजें हम खाते थे। हमने घर का अचार छोड़ दिया जो घर में बनता था। हर साल जब कैरी आती थी, लेमन आता था, लेमन का अचार, कैरी का अचार, मिक्स सब्जी का अचार, ये घर में बनता था मर्तबानों में। ये चीजें बंद हो गई, खत्म हो गई हमारे यहाँ करना, क्योंकि हम कहते हैं अरे छोड़ो, मार्केट से बना बनाया तो केचप मिल जाएगा, मार्केट से अचार मिल जाएगा, हम वही ले लेंगे। तो उसमें तो केमिकल है, प्रिजर्वेटिव्स हैं। सही। कोशिश करो घर की चीजें खाओ, घर की चीज़ें खाएं। शाह भाई बिल्कुल टाइम शॉर्ट है, प्रोग्राम एंडिंग की तरफ जा रहा है। ये बताएं कंक्लूजन क्या है दही और मक्खन का? देखिए, दही के तो अपना मैंने बता दिया हाँ। कि इसमें विटामिन डी और ये चीज़ें पाई जाती हैं जो कि आपके भूख के लिए बहुत ज़्यादा हाँ। बेहतर है। मक्खन जो तमाम जिस्म की ताकत के लिए सही। बेहतर है। दूसरी चीज़ आपने कहा कि कोई ऐसी रेमेडी बताएं जिससे लोगों को फ़ायदा हो। हाँ। देखिए, जिनकी औलाद नहीं है, औलाद के लिए बता रहा हूँ, चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन हो, हाँ। वो देसी मुर्गी लें, छोटी वाली, चूज़ा जिसे कहते हैं, उसे आप देसी घी के अंदर पकाएं और वो खाया करें। उससे अल्लाह पाक औलाद के
जो अंदर की प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी दूर हो जाएंगे, अल्लाह पाक औलाद भी देगा आपको। चलिए जी, ये तो बड़ी अच्छी ये बात मर्द है और कि ख़वातीन लोगों को, दोनों के हाँ, लिए बेहतर अच्छा, दोनों ये खा सकते हैं। चलिए जी, ये बड़ी ज़बरदस्त जो है वो आज हमारी गुफ्तगू हुई और बहुत अच्छी हमारी जो है वो रेमेडीज़ रही। बहुत शुक्रिया हुमैरा, बहुत शुक्रिया शाह भाई, आप हमारी शो पर आए। आज का शो कैसा लगा आपने सोशल साइट पर ज़रूर बताना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। और ये जितनी भी रेमेडीज़ बताते हैं ना, शाह भाई हों, मेरा हूँ, ये जो भी हमारे गेस्ट आते हैं, ज़रूर आपने ट्राई करनी है और हमें बताना है कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। तो अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कल फिर आएंगे आपके साथ में एक अच्छा शो लेकर, नए टॉपिक्स के साथ। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10।